मेजर कोर्स में आता है ये। CBM 2003C इसका कोड है। 4 क्रेडिट वाला सब्जेक्ट, यानी मतलब फर्स्ट एग्जाम में आपको MCQ भी आएंगे 25 मार्क के, और 25 मार्क्स का आपको सब्जेक्टिव भी पूछेंगे इसमें से। सिलेबस आपका फर्स्ट और सेकेंड यूनिट है। अभी अपने फर्स्ट यूनिट से शुरुआत कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट एंड मैनेजरियल फंक्शन, पार्ट 1। प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग इसी के अंदर आ जाएगा। सबसे पहले इन इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, कंसेप्ट, डेफिनेशन एंड फंक्शंस। तो डिफाइन मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। पहला, तो मैनेजमेंट तीन अलग अलग तरीके से अपने यूज करते हैं। ये आपको MCQ में आएगा, जहां जहां बोलूं उसको अंडरलाइन करते जाना। मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या मतलब होता है? अलग अलग कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स जो यूज किए जाते हैं मैनेजमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए। फ्रॉम दिस व्यू पॉइंट मैनेजमेंट को याद रखो, ये पूछेंगे कि मैनेजमेंट को अपने आर्ट या तो साइंस की तरह से क्रिएट किया हो, तो ये डिसिप्लिन की तरह से। बराबर। फिर डिसिप्लिन का मतलब वैसे भी वे ऑफ थिंकिंग होता है, किस तरह से आप सोच रखते हो अपनी, यानी मैनेजमेंट को आप आर्ट मानते हो कि साइंस मानते हो, तो ये इसके अंदर आ गया। फिर मैनेजमेंट एज ए ग्रुप ऑफ पीपल। एज ए ग्रुप, मैनेजमेंट इज a group of people who have to manage the organization. As a group, management includes all those persons who perform managerial functions, यानी वो लोग जो सब मैनेजमेंट करते हैं, या तो वो जो मैनेजरियल फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, वो सब आते हैं। फिर मैनेजमेंट को प्रोसेस की तरह से मानना है, यानी ये सिस्टमेटिक मेथड है। प्रोसेस का मतलब मेथड, बराबर, जिसमें पूरा प्रोसेस आ जाता है, प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक। शुरुआत प्लानिंग से होती है, एंडिंग कंट्रोलिंग पे होता है। अब डेफिनेशन, तो मैनेजमेंट की कोई भी प्रिसाइज डेफिनेशन देना मुश्किल है, इसीलिए कुछ अलग अलग डेफिनेशन से याद रखो, ये भी MCQ है। एक तो प्रोडक्शन या तो एफिशिएंसी ओरिएंटेड डेफिनेशन, उसमें नाम पूछे कि किसने ये डेफिनेशन दी। जैसे टेलर की डेफिनेशन, उसमें लिखा गया है कि इट इज एन आर्ट। आर्ट कौन सा? कि नोइंग व्हाट यू वांट टू डू, यानी आप क्या करना चाहते हो पहले ये जानो, और उसके बाद में ये देखो कि इट इज डन इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे, यानी उसको सबसे अच्छी तरह से और सबसे सस्ते में किया जाए। दस मैनेजमेंट किसके साथ कंसर्न है? जनरेटिंग एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एफिशिएंट कब हो गया? जब अपना काम पूरा भी करो और सस्ते में भी करो, तो एफिशिएंट हो आप। इसीलिए इसको एफिशिएंसी ओरिएंटेड डेफिनेशन में इंक्लूड किया। फिर अकॉर्डिंग टू स्टैनली वेंस, ये डिसीजन ओरिएंटेड। तो मैनेजमेंट को इसने बताया कि इट इज सिंपली अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, एंड पहले क्या करेंगे यहाँ पे, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल ओवर द एक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉर द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ अटेनिंग प्री डिटरमाइंड गोल। यानी कोई भी जो पहले से डिसाइडेड गोल्स है उसको पूरा करना हो, ऐसा लिखा गया, तो यह डिसीजन ओरिएंटेड है, क्योंकि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, और जो डिसीजन लिया उसके मुताबिक अगर काम नहीं हुआ तो उसको कंट्रोल भी करना पड़ेगा। Thus, according to this definition, management is a process of decision making। यानी मतलब आपको डिसीजन लेना भी है, और आपको इसको एनफोर्स यानी इसको इम्प्लीमेंट भी कराना है। और अकॉर्डिंग टू रॉज मूर, ये पूछेंगे मैनेजमेंट का मतलब जो होता है डिसीजन मेकिंग। फिर आता है पीपल ओरिएंटेड डेफिनेशन। मैनेजमेंट इज द आर्ट, इसमें भी आर्ट लिखा हुआ है, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ पीपल लिखा है ना, तो याद रखो ये पीपल ओरिएंटेड डेफिनेशन हो गई। लेकिन कहाँ पे? जो फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप है, यानी मतलब पहले से तैयार किया गया ग्रुप है, उसके अंदर। अकॉर्डिंग टू दीज डेफिनेशंस, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी इन सारी डेफिनेशन में बताया गया है, यानी ये वाली पीपल ओरिएंटेड में, कि ये कोऑर्डिनेट करता है। इसमें मेन फंक्शन किसके ऊपर आपको फोकस करना है? कोऑर्डिनेट, यानी संकलन करूं, यानी लोगों के एफर्ट्स को मिला के चलाने की बात करेगा। लॉरेंस एप्ली, मैनेजमेंट इज द अकम्प्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट। लेकिन ये रिजल्ट को पूरा कैसे करेंगे हम? थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल।
दूसरे लोगों के साथ में। जहां पीपल लिखा हुआ हो ने, तो समझ जाना है कि इसकी डेफिनेशन है पीपल ओरिएंटेड डेफिनेशन। अब फंक्शन ओरिएंटेड डेफिनेशन। फंक्शन यानी चार फंक्शंस जो बेसिकली आप देखते हो, कभी पांच कभी छह हो जाते हैं। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, सबसे पहले फोरकास्टिंग यानी पूर्वानुमान करूं, यानी पहले से सोचना कि क्या हो सकता है, फिर उसके मुताबिक प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, एंड टू कंट्रोल। दस अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। कहाँ से शुरू होता है? प्लानिंग से शुरू होता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। किसको? ह्यूमन एफर्ट्स को, यानी इंसान को अपने डायरेक्ट करना है, मशीन को डायरेक्ट नहीं करना है। लेकिन उसके पीछे मकसद क्या है कि हम जो अपने ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना चाहते हैं। अब डाल्टन मैकफर्लेन की डेफिनेशन देखो, मैनेजमेंट इज डिफाइंड फॉर कंसेप्चुअल, कंसेप्चुअल यानी सोचना, थियोरेटिकल यानी ऑन पेपर, एनालिटिकल यानी जज करना कि जो तुमने डिसाइड किया वो कितना सही कितना गलत, एज दैट प्रोसेस बाय विच मैनेजर्स क्रिएट, डायरेक्ट, पहले मैनेजर क्रिएट करे, डायरेक्ट करे, मेंटेन करे और ऑपरेट पर्पसिव ऑर्गेनाइजेशन। पहले ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जाएगा, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को डायरेक्शन दिया जाएगा, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन किया जाएगा, और लास्ट में उस ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से ऑपरेट किया जाएगा। लेकिन उन सबके पीछे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होने चाहिए, सबके ह्यूमन एफर्ट्स, यानी कोऑपरेटिव और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होने चाहिए। अब आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो चार अलग अलग डेफिनेशन हुई। अब नेचर में देखो, मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट खुद एक डिसिप्लिन होने के बावजूद भी वो दूसरी जगह से नॉलेज क्रिएट कलेक्ट करता है, दूसरी अलग अलग जगह से नॉलेज कलेक्ट करता है। इट कलेक्ट्स नॉलेज एंड कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन। कौन कौन से डिसिप्लिन? साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, संस्कृति, समझ भी एंथ्रोपोलॉजी की है, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, इकोलॉजी एनवायरमेंट, इकोलॉजी का मतलब एनवायरमेंट, स्टैटिस्टिक्स एंड हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो ये अलग अलग डिसिप्लिन से अपने कोई कंसेप्ट को डेवलप कराता है। तो मैनेजमेंट कलेक्ट्स आइडियाज एंड कंसेप्ट फ्रॉम ऑल दीज डिसिप्लिन्स, डेवलप्स इट्स ओन कंसेप्ट एंड यूज देम फॉर मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन। यानी मैनेजमेंट सबसे आइडिया कलेक्ट करता है और खुद ये डिसिप्लिन को, अपनी खुद के डिसिप्लिन को बाद में डेवलप करता है। सिंपल मल्टी डिसिप्लिन में क्या याद रखना है कि वो सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी सबसे अपने कंसेप्ट डेवलप करवाता है। फिर डायनामिक नेचर ऑफ प्रिंसिपल, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से, जैसे फेयोल का प्रिंसिपल, दे एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अंडरलाइन करो इसको, कॉज एंड इफेक्ट यानी कार्य कारण संबंध, किसी चीज को का होने से उसके ऊपर, दूसरों के ऊपर क्या इफेक्ट आती है वो। अब फंक्शन आएगा, दीज प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या? डायनामिक का मतलब फ्लेक्सिबल है होता है। फ्लेक्सिबल यानी बदल सकते हैं, यानी कब? अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आएगा तो ये प्रिंसिपल्स भी चेंज होंगे। ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंजेस इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, मेनी ओल्डर प्रिंसिपल्स, पुराने प्रिंसिपल्स खत्म हो जाते हैं और नए प्रिंसिपल उसके सामने आते हैं। इसीलिए हम ऐसा मानते हैं कि द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उसको अपने परमानेंट ट्रूथ नहीं मानते। अंडरलाइन करना, नॉट अ परमानेंट ट्रूथ। बराबर। तो इसमें क्या याद रखना है डायनामिक नेचर में? एक तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, दूसरी बात ये चेंज होते हैं, यानी जब भी एनवायरनमेंट चेंज होगा ये चेंज होंगे, इसलिए ये परमानेंट ट्रूथ नहीं है। तीन बातें। और रिलेटिव एंड नॉट एब्सोल्यूट प्रिंसिपल। रिलेटिव का मतलब क्या? किसी के ऊपर डिपेंड करना, और एब्सोल्यूट का मतलब हर जगह सेम होना। लेकिन अगर किसी चीज पे डिपेंड करे और उसके बदलने से ये भी बदले तो उसको रिलेटिव बोला जाता है। सो management principles are relative and not absolute, so they should be applied according, underline karo, according to the needs of the organization. The conditions of each organization may be different due to difference, yani time, place, socio-economic
फैक्टर्स ये सब बदलते हैं, इसके कारण हर ऑर्गेनाइजेशन अलग होता है। सो द सेम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मे नॉट बी इक्वली यूजफुल, यानी हर ऑर्गेनाइजेशन में, एक जो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग सिचुएशन में भी ये बदल जाते हैं, इसीलिए इसको रिलेटिव बोला जाता है। फिर तो इसमें क्या याद रखेंगे, अकॉर्डिंग टू द नीड जिसको बदलना है, इसलिए ये रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। मैनेजमेंट साइंस और आर्ट, देयर इज कंट्रोवर्सी, विवाद, कंट्रोवर्सी का मतलब विवाद, डिस्प्यूट, whether management is science or an art. However, management is both science as well as an art. Both. उसको अंडरलाइन करो। The reason is management possesses all characteristics of science, यानी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स साइंस के और आर्ट के दोनों के कॉम्बिनेशन में है। अब मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, management is regarded as profession. Some people argue that management possesses some of the characteristics of profession, जिसमें पहले आता है existence of systematic body of knowledge, मतलब मैनेजमेंट को अप्लाई करने से पहले सीखना पड़ेगा। दूसरी बात एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, उसको हासिल करना है, और स्किल भी आपको हासिल करनी है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए। और एक एसोसिएशन का होना, जैसे डॉक्टर बनने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अंदर से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। सो दे कंसिडर मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, बट सम पीपल आर्ग्यू दैट इट हैज नॉट अचीव द स्टेटस ऑफ द प्रोफेशन, यानी कंप्लीट प्रोफेशन नहीं है वो। अब आता है यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट, यानी एवरीवेयर, हर जगह काम लगता है ये। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल फिनोमिनन, फिनोमिनन यानी कंसेप्ट, ख्याल। दिस मीन्स मैनेजमेंट एग्जिस्ट इन ऑल फील्ड्स, बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ये प्रिंसिपल हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं है। देयर एप्लीकेबिलिटी चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसे जैसे सिचुएशन बदलेगी ये भी बदलेंगे, इसकी एप्लीकेबिलिटी भी बदलेगी। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने दो चीजें देखी, एक तो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, तीन चीजें, फिर डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट, और उसके बाद में हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट देखा। अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट आता है। देखो, फीचर्स यानी लक्षणों, कैरेक्टरिस्टिक्स। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी यानी टारगेट होना चाहिए। विदाउट ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज टू ग्रुप्स ऑफ पीपल कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन द परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज, यानी दो लोगों को एक साथ में अगर काम कराना हो तो ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। दो अलग अलग तरह के लोगों को साथ में काम कर, एक मैनेजर है और एक वर्कर्स है, दोनों को साथ में कराने के लिए दोनों के बीच में कोई एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी है। व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, तो जब भी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए अलग अलग ग्रुप्स काम करते हैं तब मैनेजमेंट एग्जिस्टेंस में आता है। फिर ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को क्या मानेंगे, एंड रिजल्ट, अंडरलाइन करो। जिसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है, एंड रिजल्ट यानी पर्पस क्या है आपका, उस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने का आपका मकसद क्या है। इट गिव्स डायरेक्शन टू ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटी कौन से रास्ते पे जाएगी, किस तरफ जाएगी, उसका डायरेक्शन देता है। ऑब्जेक्टिव्स कैन बी रियलाइज थ्रू द कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ऑफ मेंबर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑब्जेक्टिव को रियलाइज यानी किस तरह से अपने अपनाएंगे उसको, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबके एफर्ट्स को एक ही डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको डायरेक्शन तो चाहिए, लेकिन साथ में कोऑर्डिनेशन, यानी सारे के सारे लोगों के काम का संकलन भी जरूरी है आपके लिए। तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स को अंडरलाइन करें। रिलेशनशिप अमंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज इंक्लूड मैन, मनी, मटेरियल, मशीन्स एंड मेथड, अंडरलाइन। ऑल दीज रिसोर्सेज आर मेड अवेलेबल टू दोज हु मैनेज। देखो, पहले वो लोग जो मैनेज करते हैं उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, फिर वो लोग उस अपना नॉलेज अप्लाई करते हैं, अपना एक्सपीरियंस, अभी तक का अनुभव जितना है वो, और जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसको भी साथ में अप्लाई करेंगे, जिससे उनको डिजायर्ड रिजल्ट मिले। दस, द एसेंस, एसेंस यानी हार्ट, दिल, ऑफ मैनेजमेंट इज द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यानी जोड़ना वेरियस रिसोर्सेज को, अंडरलाइन। फोर, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इन शॉर्ट, मैनेजमेंट
इज कंसर्न विथ, किसके साथ कंसर्न मतलब किसके साथ कनेक्टेड है, विथ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। पहला रिसोर्स कौन सा है, ह्यूमन रिसोर्स। दूसरा फिजिकल, मतलब रॉ मटेरियल भी आ गया, पैसे भी आ गए उसके अंदर। और तीसरा उसके अंदर मशीन्स भी आ गया। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी मनी। तो छह चीजें याद रखो, बराबर ने। मैन, मनी, मशीन, मेथड, मार्केट और मशीन्स, बराबर ने। मटीरियल, सॉरी। तो ह्यूमन में कौन आएगा, मैन, बराबर। अब वर्किंग विद एंड थ्रू पीपल। विथ यानी साथ में भी काम करना, और थ्रू यानी उनके पास से भी काम निकलवाना है। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स वर्किंग with people and getting organizational objectives achieved through them. Management has to assign activities to subordinate, मतलब काम सौंपना पड़ेगा। सबऑर्डिनेट यानी जो तुम्हारा ऑर्डर्स मानते हैं, उसको ताबेदार बोला जाता है। Through the assignment and reassignment of activities, the actual work is performed by the people. काम तो कौन करेगा, मैनेजर खुद नहीं करेगा, लोग करेंगे। लेकिन मैनेजर उनके साथ में खड़ा रह के उनके पास से काम कराएगा। और ये कौन से लेवल पे काम होता है, ऑपरेशनल लेवल, यानी जिसको अपने बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। The main job of managers is to see that how human beings can be put to effective use. यानी आपको यहाँ पे मेन काम क्या करना है, एज ए मैनेजर इंसान को काम ये करना है कि उसके पास जितने भी ह्यूमन बींग्स है, जितने भी उसके पास एम्प्लॉइज है, वर्कर्स है, उनका इफेक्टिव यूज कैसे करना है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के सारे गोल्स वो अचीव कर पाए। फिर आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स आउट ऑफ सेवरल। बहुत सारे में से किसी एक को सिलेक्ट करना, या तो बेस्ट को सिलेक्ट करना उसमें से। मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव अंडरलाइन करें। अगर समझो जहां पे सिर्फ एक का जो अल्टरनेटिव होता, तो क्वेश्चन ऑफ डिसीजन मेकिंग वहां पे होता ही नहीं। द क्वालिटी ऑफ अल्टरनेटिव विच अ मैनेजर सिलेक्ट्स, जो आप सिलेक्ट करते हो उससे आपके परफॉर्मेंस, सॉरी, आप जो भी एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हो उससे ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस डिसाइड होता है। और फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन कौन सी जगह पे डायरेक्ट होगा वो समझ में आता है इससे। यानी आपके डिसीजन पे पूरा ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस एंड एंटायर फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो राइट डिसीजंस कितने लिए उसके ऊपर डिपेंड करता है। Therefore, the success and failure of managers can be judged by the quality of decisions they make. यानी वो सक्सेस है ऑर्गेनाइजेशन के, फेलियर है वो मैनेजर के डिसीजन। उसने अच्छे डिसीजन लिए तो वो फ्यूचर में सक्सेसफुल होगा, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन डूब जाएगा। अब ये सेकंड क्वेश्चन में आपने 5 पॉइंट देखे फीचर्स में, और उसके बाद अपने एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट करें। देन अपना टॉपिक फर्स्ट वाला कंप्लीट हो जाएगा। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। Importance of management are as follows. Effective utilization of resources. Resources are, अंडरलाइन करो, लिमिटेड इन नेचर। रिसोर्सेज कभी अनलिमिटेड नहीं होते। इसीलिए मैनेजमेंट को चाहिए कि वो क्या करेगा, इंपॉर्टेंस यहीं पे आता है, वो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन कैन कंट्रीब्यूट मैक्सिमम, अंडरलाइन, कैन कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लिए बनाया जाता है। तो अगर सोसाइटी के अंदर जो कुछ भी हुआ वो अगर परफेक्ट हुआ, तो वो किसके कारण होगा, मैनेजर्स और ऑर्गेनाइजेशन ने अपने जितने भी टारगेट है उसको पूरा किया इसकी वजह से। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपिंग ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। लॉरेंस एप्ली, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल। उसने बताया, यहाँ पे है ना, आएगा एमसीक्यू में ये पूछा जाएगा कि हु सेड दैट के मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल। याद रखो जितने भी कोट्स है ना वही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने पेपर लास्ट में दिया है, लास्ट ईयर का। उस पेपर को देख के आपको पता चलेगा कि उसके अंदर वही सब बातें। अब नेक्स्ट देखे, क्या डेवलप करना है ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस।
नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या? मशीन, मटेरियल, ये सब, बराबर। अब टू इनकॉर्पोरेट इनोवेशन, नई इनोवेशन को लाना। लॉट ऑफ चेंजेस आर अकरिंग इन टेक्नोलॉजी, सोशल प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर। सोसाइटी में भी बदलाव आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में भी आज है ना, सारे ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के ऊपर चलने वाले ऑर्गेनाइजेशन हो गए। मैनेजमेंट हेल्थ, यानी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जैसा चलाया जाता है वैसा यहाँ के लोग भी काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स टू इनकॉर्पोरेट ऑल दीज इनोवेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड कीप इट अपडेटेड एंड अलाइव। यानी अपडेटेड और अलाइव को अंडरलाइन करना, और इनकॉर्पोरेट ऑल दीज इनोवेशंस को, यानी जितनी भी नई चीज आती है ना मार्केट में, वो सबको मैनेजर अप्लाई करेगा। फिर इंटीग्रेटिंग वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स और स्टेक होल्डर्स। द वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स, जिसमें शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स एंड कस्टमर्स है। अब शेयर होल्डर्स को किस में इंटरेस्ट है? अपने पैसे की सेफ्टी में, और डिविडेंड अच्छा मिले और शेयर की प्राइस बढ़े, इसके अंदर इंटरेस्ट है। एम्प्लॉइज को अपनी पगार टाइम पे मिले और अपनी जॉब सेफ हो, इसके अंदर इंटरेस्ट है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करो और टैक्सेस टाइम पे भरो। क्रेडिटर्स को अपने पैसे सेफ रहे और टाइम पे वापस मिले विद इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट है। जबकि कस्टमर को अच्छी क्वालिटी में और आफ्टर सेल्स सर्विस के अंदर इंटरेस्ट है। ये सारे इंटरेस्ट ग्रुप अपने अपने प्रेशर्स ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लगाते हैं, मतलब वो अपनी तरफ से फोर्स करके ऑर्गेनाइजेशन को कि हमारे लिए ज्यादा काम किया जाए, लेकिन ये सबके लिए काम एक साथ में करना है। तो ये सारे प्रेशर को मैनेज करना किसका काम है? ये मैनेजर का काम है और मैनेजमेंट का। Now, stability in the society. Management provides stability in the society by changing and modifying the resources in accordance with the changing environment. यानी स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता। सोसाइटी में कोई भी रिसोर्सेज जो भी अगर बदले या मॉडिफाई कुछ भी हो रहा है, चेंजिंग एंड मॉडिफाइंग दोनों का मतलब सेम है। इन अकॉर्डेंस विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, मतलब बदलते समाज के साथ में, बदलते एनवायरनमेंट के साथ में अपने को भी बदलना है, ये स्टेबिलिटी का काम है, राइट। चेंजिंग एंड मॉडिफाइंग को अंडरलाइन करो, द रिसोर्सेज वहां तक। तो यहाँ फर्स्ट टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। टॉपिक टू, मैनेजरियल रोल्स एंड मैनेजरियल स्किल्स। वेरियस रोल्स ऑफ अ मैनेजर। अब रोल्स यानी मतलब मैनेजर को कौन कौन से रोल परफॉर्म करने को, तीन एमसीक्यू मिनिमम, तीन इसमें से। रोल्स एंड स्किल में से पांच एमसीक्यू मिनिमम। ये अकेले टॉपिक में से पांच एमसीक्यू आएंगे, समझ लेना। डिस्कस वेरियस रोल्स ऑफ अ मैनेजर और डिस्क्राइब डिफरेंट रोल्स दैट अ मैनेजर इज एक्सपेक्टेड टू प्ले। तो देखो, फॉर्मल अथॉरिटी एंड स्टेटस, पहले तो दो क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। एक तो उसको अथॉरिटी मिलती है। मैनेजर मैनेजर इसलिए बनता है जैसे उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको मैनेजर बनाते हैं तब, यानी उसको पहले अथॉरिटी देते हैं कि तुमको ये सारे काम करने हैं। तो पहले फॉर्मल अथॉरिटी और उसका स्टेटस। फिर दूसरा, उसके पास खुद की स्किल है और उसका खुद का कैरेक्टर। अब देखो, इसमें तीन अलग अलग तरह के रूल्स हैं। पहले इंटरपर्सनल रूल, उसके अंदर तीन रोल, फिगर हेड, लीडर और लाइजन। फिर इंफॉर्मेशनल रूल, उसके अंदर तीन रोल है, मॉनिटर, डिसेमिनेटर एंड स्पोक्स पर्सन। और डिसीजनल रोल्स में तीन, एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। अब ये सब बताने वाले कौन, तो नाम याद रखना, हेनरी मिन्सबर्ग। यहाँ मिन्सबर्ग अकेला लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। Mintzberg has defined roles of manager to identify what managers do. स्किल नहीं है, याद रखो, ये मैनेजरियल रोल्स है, यानी वो क्या करते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन। रोल इज डिफाइंड एज द पैटर्न ऑफ बिहेवियर, आप कैसा बिहेव करते हो, विच इज डिफाइंड फॉर डिफरेंट पोजीशन। हर अलग अलग पोजीशन पे आपकी, आपका रोल, आपकी जो भूमिका है ना, वो अलग अलग होती है। इट रिफर्स टू द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ द ऑक्यूपेंट ऑफ अ पोजीशन। ऑक्यूपेंट मतलब उस पोजीशन का हकदार जो है, उस पोजीशन पे बैठने वाला, उसको ऑक्यूपेंट बोलते हैं, अधिकारी। तो उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए ये पता चलता। मैनेजमेंट रोल्स डिपेंड ऑन द फॉर्मल अथॉरिटी। अब फॉर्मल अथॉरिटी मतलब जो पहले से ऑन पेपर लिख के दिया जाता है कि तुम्हारा काम करने का दायरा इतना है।
विच इज डेलीगेटेड टू अ मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। डेलीगेट किया जाना मतलब काम नहीं, सौंप नहीं कराई। द डिग्री ऑफ फॉर्मल अथॉरिटी ऑफ अ मैनेजर डिटरमाइंस हिज स्टेटस एंड डिफरेंट रूल्स। यानी जितनी ज्यादा ऑथोरिटी ने उतना ज्यादा उसका स्टेटस अच्छा। अकॉर्डिंग टू मिन्सबर्ग, अ मैनेजर यूजेस हिज पर्सनल स्किल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। जो ऊपर लिखा है, राइट, कि उसकी खुद की स्किल भी होती है और अपने उसके कैरेक्टर यानी क्वालिटीज भी होती है उसके अंदर, जो ये रोल को परफॉर्म करने में उसको मदद करती है। तो तीन अलग अलग कैटेगरीज है। इसमें से पहली है इंटरपर्सनल। नाम से पता होना चाहिए कि इंटरपर्सनल का मतलब मेरा दूसरे के साथ कैसा सलूक है ना, वो इंटरपर्सनल रोल के अंदर आया। लिखा है मैनेजर हैज टू इंटरेक्ट विद अदर पर्सन्स। वो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के साथ में भी इंटरेक्शन करेगा और आउटसाइडर्स के साथ में भी। हियर मैनेजर परफॉर्म्स थ्री डिफरेंट रोल्स। तो पहला, फिगर हेड, लीडर और लाइजन। फिगर हेड का मतलब होता है हेड ऑफ द यूनिट, घर का सबसे बड़ा। और वो घर के सबसे बड़े को देख के बाकी सारे लोग सीखते हैं। एग्जैक्टली वही है। जैसे सेरेमोनियल और सिंबॉलिक नेचर की कोई चीज उसको करनी पड़ती है। अब आप समझो कि घर के अंदर कोई प्रसंग हो और घर का बड़ा आदमी हाजिर ना हो तो कैसा लगे। तो ये सिंबॉलिक नेचर का है। इसका मतलब कि अगर कोई विजिटर आएगा तो सबसे पहले किससे मिलेगा? घर के बड़े आदमी से पूछेगा ना कि वो आदमी कहाँ है। तो यहाँ पे भी यहाँ मैनेजर को पूछता हुआ आएगा। तो विजिटर को ग्रीट करना, अटेंडिंग सोशल फंक्शन ऑफ एम्प्लॉइज। कई बार सोशल फंक्शंस, एम्प्लॉइज के घर में शादी हो, बराबर, तो वैसी शादी को अटेंड करना भी जाना पड़ता है उसको। हैंडिंग आउट मेरिट सर्टिफिकेट, यानी किसी को हैंड ओवर करना। मेरिट सर्टिफिकेट मतलब उसको शाबाशी इनाम देना। एंड अदर रिवॉर्ड्स अवार्ड्स टू आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉइज। जो हमारे एम्प्लॉइज है उन सबको सारे रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करना भी आता है। अब लीडर, अंडर दीज रोल ही लीड्स हिज सबऑर्डिनेट्स एंड मोटिवेट्स देम फॉर विलिंग कंट्रीब्यूशन। वो अपने सबऑर्डिनेट को लीड करेगा। लीड करना मतलब उसके आगे चलेगा और साथ में उसको मोटिवेशन भी देगा कि काम कैसे किया जाना चाहिए। सबऑर्डिनेट्स विल गिव देयर विलिंग को कोऑर्डिनेशन। विलिंग यानी अपनी मर्जी से कंट्रीब्यूशन करेंगे, मतलब जब वो देखेंगे कि मेरा मैनेजर कैसा है, मैनेजर को देख के उसको एग्जेम्पलीफाइंग यानी मतलब एग्जाम्पल सेट होगा कि ये अगर इतना काम करता है तो हमको भी इतना काम करना पड़ेगा। फिर आता है लाइजन। लाइजन यानी कनेक्टिंग लिंक, ये पूछते हैं बहुत बार है, बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइडर्स और बिटवीन इस यूनिट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रोल इज टू मेंटेन अ लिंक बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड its एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी ऑर्गेनाइजेशन का बाहर के एनवायरनमेंट के साथ क्या लिंक है, यानी मतलब हम यहाँ पे मैनेजर की तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग जब भी बिजनेस को देखते हैं ना, तो कौन से नजरिए से देखते हैं कि उसका मैनेजर कौन है, वो मैनेजर हमारे साथ कैसे डील करता है, वो सब देखा जाता है। तो लाइजन यानी कनेक्टिंग लिंक। तीन चीजें, पहला क्या था, इंटरपर्सनल रोल में फिगर हेड यानी हेड ऑफ द फैमिली की तरह से सारे फंक्शन अटेंड करना और लोगों को ग्रीट करना आएगा। दूसरा लीडर यानी मतलब उसको देख के बाकी सब काम सीखेंगे और वो सबऑर्डिनेट्स को लीड करेगा और मोटिवेट करेगा। और तीसरा था लाइजन यानी कनेक्टिंग लिंक आउटसाइड एनवायरमेंट के साथ। अब इंफॉर्मेशनल रूल्स। इंफॉर्मेशन रूल्स का मतलब कम्युनिकेशन, like giving and receiving information within the organization and outside the organization। इसमें भी तीन अलग अलग तरह के रोल्स होते हैं, देखें। एक मॉनिटर, दूसरा डिसेमिनेटर और तीसरा स्पोक्स पर्सन। मॉनिटर यानी इन मॉनिटरिंग रोल अ मैनेजर कॉन्स्टेंटली कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना मतलब देखना, ऑब्जर्व करना कहाँ पे क्या हो रहा है और वो सब की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। These factors may be within the organization or outside the organization। कॉन्स्टेंटली वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। फिर डिसेमिनेटर, अब जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की उसका क्या करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को कोई ना कोई जगह यूज करना पड़ेगा ना, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब डिसेमिनेट करना। सही इंसान के हाथ में देना, उसको डिसेमिनेशन बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब किसी को भी मिल जाए। डिसेमिनेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क यही है। डिस्ट्रीब्यूशन किसी को भी कुछ भी दे दो नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लेकिन डिसेमिनेशन का मतलब सही आदमी तक सही चीज पहुंचे, उसको डिसेमिनेशन बोलते हैं। तो एज डिसेमिनेटर, यानी कई जगह पे लोग बोलते हैं कि डिसेमिनेटर की जगह डिस्ट्रीब्यूटर क्यों नहीं लिख दिया, पर वो नहीं, गलत है, हो जाता है मीनिंग। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करना का मतलब क्या, कि रास्ते पे नुक्कड़ पे चौराहे पे जो भी मिला ना उसके सामने सारी बातें बक देना।
वो नहीं होता ने। डिसेमिनेटर यानी सही आदमी तक इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। एज डिसेमिनेटर मैनेजर डिस्ट्रीब्यूट्स इंफॉर्मेशन टू इट्स सबऑर्डिनेट्स। दिस सबऑर्डिनेट्स मे अदरवाइज नॉट बी इन अ पोजीशन टू कलेक्ट इट। यानी मैनेजर के पास ऐसी इंफॉर्मेशन आएगी ने, कोई कुछ भी बताएगा, कोई डिसीजन भी लिया गया तो कौन उसके अंदर साथ में होगा? मैनेजर साथ में होगा। तो सबऑर्डिनेट्स को पता नहीं होता ये सारी इंफॉर्मेशन। फिर स्पोक्स पर्सन इज अ स्पोक पर्सन। Manager represents his unit or his organization while interacting with others. These may be customers, financiers. अब ये कौन, बाहर के लोग कौन? स्पोक्स पर्सन यानी मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की सारी बातें उन सब लोगों तक पहुंचाऊंगा जिनको उन बातों के अंदर इंटरेस्ट है या तो जिनको अफेक्ट होता है उन बातों के कारण, जिनको इससे मतलब रखना है। जैसे कस्टमर्स है, फाइनेंसर्स, गवर्नमेंट, सप्लायर्स और अदर एजेंसीज ऑफ द सोसाइटी। मतलब उनके लागू पड़ती हुई जो बात है ना, वही उसको बताई जानी है। फिर आता है डिसीजनल रोल। इसमें 4 रोल है। एक एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर और नेगोशिएटर। ये चारों चार रोल। इसमें से जो एंटरप्रेन्योर है उसका मतलब डिसीजन लेना। मैनेजर क्या करता है? अब मैनेजर टेक्स द डिसीजन, एक्शन एंड बेयर सर्टेन रिस्क इन द रिजल्ट ऑफ दैट एक्शन। यानी मतलब मैंने डिसीजन लिया, तो अगर डिसीजन गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी रहेगी ने। तो बेयर यानी सहन करना उस बात को कि उसके अंदर जितना भी रिस्क है वो भी मेरा ही है। सच एक्शन एंड रिजल्ट्स आर अफेक्टेड बाय वेराइटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स इन द एनवायरनमेंट। एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमेशा डायनामिक होते हैं। डायनामिक यानी हमेशा बदलते रहते हैं। तो इसीलिए मैनेजर को बार बार डिसीजन लेना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करवाने के लिए। फिर आता है डिस्टरबेंस हैंडलर। डिस्टरबेंस हैंडलर यानी अलग अलग फोर्सेस और इवेंट्स के बीच में बैलेंस रखने वाला। यानी अगर समझो कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज नाराज हो जाते हैं, तो उनको मनाना मैनेजर का काम है। डिस्टरबेंस हुआ ने ऑर्गेनाइजेशन में, वो काम करने के लिए रेडी नहीं है, मशीन बिगड़ गया है, मशीन रिपेयर करने वाला टाइम पे नहीं आ रहा है, तो ये सब डिस्टरबेंसेस है। ये सारे डिस्टरबेंस को सॉल्व करने का काम इसका है। To disturb the organizational equilibrium and normal working of organization. The disturbing forces in the organization include, एक तो सबसे पहले आएगा स्ट्राइक बाय एम्प्लॉइज, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, एम्प्लॉइज कंप्लेन एंड ग्रीवेंसेस। एम्प्लॉय की कंप्लेन भी कई बार होती है, और ग्रीवेंस यानी परेशानी, प्रॉब्लम्स। अब रिसोर्स अलोकेटर में मैनेजर अलोकेट्स वेरियस रिसोर्सेज लाइक ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल। सारे डिसीजन कि किसको कितना रिसोर्स मिलना चाहिए, यानी कितना मटेरियल मिलना चाहिए, कितना मैन पावर कौन से डिपार्टमेंट में होना चाहिए, कितना पैसा मिलना चाहिए कौन से डिपार्टमेंट को, तो ये सब डिसाइड करने वाला कौन है? मैनेजर है। एंड नेगोशिएटर यानी एज ए नेगोशिएटर मैनेजर मेक्स a negotiation with various interest groups in the organization. Such interest groups are shareholders, employees और outside agencies. इंटरेस्ट ग्रुप का मतलब वो लोग कि जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड है। देखो स्पोक्स पर्सन और नेगोशिएटर में फर्क है। स्पोक्स पर्सन का मतलब तो उसने इंफॉर्मेशन मांगी, तुमने दे दी। लेकिन नेगोशिएटर का मतलब उसको प्रॉब्लम है तुमसे, और वो तुम्हारे पास आता है और तुमको अपनी परेशानी बयान कर रहा है, आपको उसका सोल्यूशन ला के देना है। दैट इज नेगोशिएशन। ये बाहर के ग्रुप वाले के साथ है ज्यादातर, क्योंकि एम्प्लॉयज भी इसमें आते तो है, लेकिन बाहर के ग्रुप वाले इसके अंदर ज्यादा। अब ये दूसरा इंपॉर्टेंट आया क्वेश्चन। मैनेजमेंट स्किल्स एक्सप्लेन बाय रॉबर्ट कार्स। इसका नाम अलग, ऊपर हेनरी मिन्सबर्ग, यहाँ रॉबर्ट कार्स। स्किल का मतलब प्रैक्टिकल एबिलिटी और एक्सपर्टनेस इन एन एक्शन। कोई काम करने के लिए तुम कितने एक्सपर्ट हो वो तुम्हारी स्किल है। स्किल्स मीन्स एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू ट्रांसलेट हिज नॉलेज इनटू एक्शन। पढ़ता तो सबको ही है, लेकिन जब उसको काम दिया जाता है तब वो अपने दिमाग को कैसे इस्तेमाल करके अपने नॉलेज को एक्शन में रखता है, वो तुम्हारी स्किल के अंदर आता है। रॉबर्ट कास ने इसको 3 अलग अलग ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर, टेक्निकल, ह्यूमन स्किल और कंसेप्चुअल स्किल के अंदर। पहले टेक्निकल स्किल्स आर कंसर्न विद व्हाट इज डन, दे डील विथ थिंग्स। क्या करना है उसके साथ में, थिंग्स। एंड ये पूछेंगे आपको थिंग्स यानी टेक्निकल स्किल। दे आर रिलेटेड विद नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन द प्रोसेस, प्रोसीजर, मेथड्स एंड टेक्निक्स विच आर यूज इन डूइंग अ वर्क। कोई काम करने में आप कौन सा प्रोसेस यूज करते हो,
क्या प्रोसीजर आप फॉलो करते हो, क्या मेथड्स है आपकी, और टेक्निक्स कैसे इस्तेमाल करनी है, वो उसका नॉलेज और उसके अंदर प्रोफिशिएंसी मतलब एक्सपर्टनेस आपके पास होनी चाहिए। टेक्निकल स्किल्स आर लर्न बाय अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स एंड अदर पर्सन्स, खास करके जिनको सही में काम करना है। डिजाइनर डिजाइन बनाएगा तो वो उसकी टेक्निकल स्किल है। These skills are developed by actual practice on the job. According to Bolton, these skills are hard skills, underline, MCQ साइड पे लिख देना, and they are easily visible in a person. आदमी काम करते हुए दिखेगा तो पता चल जाएगा कि इसको काम आता है कि नहीं आता है। The managers require technical skills for effective performance of following managerial jobs. देखो कहाँ कहाँ पे आपको स्किल की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले टू मेंटेन वर्क फ्लो इन द ऑर्गेनाइजेशन, काम को मेंटेन करने के लिए, वर्क फ्लो को मेंटेन करने के लिए, काम सही तरीके से चलना चाहिए उसके लिए। और वर्क फ्लो का मतलब द वर्क ऑफ मटेरियल गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर। टू प्रिस्क्राइब एंड मेंटेन द वर्क फ्लो, द मैनेजर्स मस्ट हैव टेक्निकल नॉलेज ऑफ दैट वर्क। उसको पता होना चाहिए ना, अगर चार अलग अलग प्रोसेस में काम डिवाइडेड है तो पहले प्रोसेस के बाद कब काम दूसरे प्रोसेस के अंदर देना है वो उसको मालूम होना चाहिए। टू मेंटेन ऑर्डर इन द वर्क वर्क सिस्टम। ऑर्डर का मतलब हर चीज के लिए सही जगह होनी चाहिए और सही चीज सही जगह पे ही होनी चाहिए। फॉर मेंटेनिंग इफेक्टिव ऑर्डर सिस्टम, मैनेजर्स मस्ट हैव नॉलेज ऑफ वर्क सिस्टम एंड वर्क फ्लो। उसको वर्क फ्लो भी पता होना चाहिए और पूरी सिस्टम मालूम होनी चाहिए कि कौन सी चीज की कहाँ पे जरूरत पड़ेगी, वो उसको पता होना चाहिए। अब ह्यूमन स्किल्स आते। देखिए, ये ह्यूमन स्किल्स यानी ह्यूमन रिलेशन, ये डील किसके साथ करती है, पीपल, यानी टेक्निकल स्किल थिंग्स के साथ में, ह्यूमन रिलेशन स्किल यानी ह्यूमन स्किल्स पीपल के साथ में। दे आर रिलेटेड विद one's ability to work effectively with others and on person to person basis and to build up cooperative group relations to accomplish organizational objectives। यानी हम किसी इंसान के साथ में किस तरह का रिलेशन बनाएंगे और वो हमारे साथ में किस तरह से मिलके काम करेगा, वो इसके अंदर पता चलता है। तो इसमें पहले आता है टू इंटरेक्ट विद अदर्स। एवरी मैनेजर रिक्वायर्स इंटरपर्सनल स्किल टू इंटरेक्ट विद अदर्स विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर दोनों जगह इंटरपर्सनल यानी खुद से बात करो ना तो वो सोलिलोकी बोला जाता है, खुद से बात करना। इंटरपर्सनल यानी किसी दूसरे इंसान से बात करना। अब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बात करते हैं और बाहर भी। और कम्युनिकेशन करना विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। आपको इसके लिए दो चीजों की क्वालिटी होनी चाहिए, आप स्पीकर भी हो और लिसनर भी हो। सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। टू कम्युनिकेट विद अदर्स, फिर टू डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट्स। अब लीडर और डायरेक्टर दोनों है वो, तो इसका मतलब आपको इफेक्टिव लीडरशिप की जरूरत पड़ेगी। टू मेक लीडरशिप इफेक्टिव ही मस्ट हैव इमोशनल स्टेबिलिटी, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब मैं अपने आप को दूसरे की कंडीशन में रख के सोचता हूं कि अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मैं क्या करता। बराबर ना। सहानुभूति लगी सका। ऑब्जेक्टिविटी एंड एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स। इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, ये इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है। राइट, किसी छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाना और डिप्रेशन में आ जाना, ये भी इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है। टू मोटिवेट द सबऑर्डिनेट। अब सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करना यानी बेस्ट रिजल्ट्स के लिए मोटिवेट करना यानी प्रोत्साहित करो। टू मेक मोटिवेशन इफेक्टिव ही मस्ट अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द सबऑर्डिनेट एंड मस्ट ट्राई टू सेटिस्फाई दोज नीड्स। याद रखो, मोटिवेशन तभी हो पाएगा जब आपकी कोई अनसेटिस्फाइड नीड है, आप उसको सेटिस्फाई करना चाहते हो और आप उसी के लिए काम कर रहे हो, तभी आप क्या कर पाओगे, सामने वाले इंसान से मोटिवेशन ले पाओगे। अगर इंसान खुद ही सेटिस्फाइड है तो काम करेगा नहीं। काम करने की इच्छा कब नहीं होती, मुझे लगता है मेरे पास जो है बहुत है, अब मुझे काम नहीं करना। समझे? तो ये मोटिवेशन कब आता है, जब तुम्हारी अनसेटिस्फाइड नीड्स तुम्हारे पास हो नहीं तब। टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट।
कन्फ्लिक्ट यानी कोई भी अगर झगड़ा हुआ, विवाद के भाई, ही मस्ट बी गुड कॉम्प्रोमाइजर, कॉम्प्रोमाइज कराने वाला, दोनों में विन विन सिचुएशन, किसी को लगे ना कि मैनेजर ने मेरी तरफदारी नहीं की, राइट, ऐसा अच्छा कंप्रोमाइजर होना चाहिए। स्मूदर यानी काम को स्मूथ बनाने वाला, और नेगोशिएटर यानी बातचीत चलाने वाला होना चाहिए वो। फिर कंसेप्चुअल स्किल, वो आइडियाज के साथ कनेक्टेड है। हो गया तीन चीजों का कंप्लीशन। पहले क्या है, थिंग्स, दूसरे में पीपल, तीसरे में आइडियाज। कंसेप्ट यानी ख्याल, जनरल मैनेजमेंट स्किल। Conceptual skill means the ability to see the whole picture, to recognize significant element in a situation and to understand the relationship among these element. जैसे कि एक छोटी सी बात बनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये छोटी सी बात बनने से ऑर्गेनाइजेशन के आने वाले 5 सालों के अंदर कितनी इफेक्ट आ सकती है। ये कंसेप्चुअल स्किल है। हमको लगता है कि बस 2-5 मिनट के अंदर कोई इंसिडेंट बन गया, लेकिन उस 2-5 मिनट के इंसिडेंट की ऑर्गेनाइजेशन के आने वाले जनरेशन के ऊपर, या तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाली प्रेजेंट जनरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगी, वो समझ लेना, वो तुम्हारी कंसेप्चुअल स्किल है। अकॉर्डिंग टू बोल्टन, दीज स्किल्स आर सॉफ्ट स्किल्स एंड दे आर हार्डली विजिबल इन द पर्सन। ये आपको दिखती नहीं है। यानी टेक्निकल स्किल हार्ड स्किल्स है, वो विजिबल है, और ये सॉफ्ट स्किल्स है, वो विजिबल नहीं है। कंसेप्चुअल स्किल्स आर रिलेटेड टू कंसेप्ट एंड मेंटल कंसेप्शन, रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट और न्यू आइडिया। कोई नई प्रोडक्ट या तो कोई नया आइडिया अगर आपके पास हो, तो उसके लिए कंसेप्चुअल स्किल चाहिए। द मैनेजर्स रिक्वायर conceptual skills for effective performance of following managerial jobs to make स्ट्रैटेजिक और नॉन प्रोग्राम डिसीजन। पहले क्या लिखा है, स्ट्रैटेजिक यानी लॉन्ग टर्म के, और नॉन प्रोग्राम यानी मतलब मैंने रोज के डिसीजन नहीं बनाने, आने वाले सालों के लिए डिसीजन बनाने। ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन होते हैं। लॉन्ग टर्म के डिसीजन हमेशा स्ट्रैटेजिक होते हैं। मैनेजर्स मस्ट मेक स्ट्रैटेजिक डिसीजंस टू सॉल्व अनयूजुअल प्रॉब्लम्स। अंडरलाइन करो, अनयूजुअल प्रॉब्लम्स। जैसे कि किसी नई प्रोडक्ट को लॉन्च करना, बिजनेस को एक्सपांड करना, तो यहाँ पे वो डिसीजन लेने के लिए अपनी कंसेप्चुअल स्किल को यूज करेगा। फिर उसके बाद टू बिल्ड मॉडल्स, मैनेजर्स मस्ट बिल्ड वेरियस मॉडल्स लाइक इकोनॉमिक मॉडल। इकोनॉमिक मॉडल मतलब पैसा कहाँ से आएगा, कैसे कहाँ जाएगा, और उसमें कर कसर कैसे होगी। बिजनेस मॉडल यानी बिजनेस कैसे किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट मॉडल, ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से सस्ते में प्रोडक्ट को और मटेरियल को ट्रांसफर किया जाए। टू बिल्ड मॉडल, मैनेजर हैज ओनली पार्शियल इंफॉर्मेशन, उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, बट वो अपनी कंसेप्ट को यानी अपने दिमाग को लगा के उसको फुलफिल करने की ट्राई करेगा। अब स्किल रिक्वायरमेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट देखो, इसमें आपको पता चलता है कि टॉप मैनेजर्स जो है, मिडिल मैनेजर्स और फ्रंट लाइन मैनेजर्स यानी बॉटम लेवल, कंसेप्चुअल स्किल सबसे ज्यादा किसके अंदर पाई जाती है, टॉप मैनेजर्स में। लेकिन फ्रंट लाइन मैनेजर्स में इतनी ज्यादा नहीं है। जबकि ह्यूमन स्किल्स सब में इक्वल है, सब जगह पे इक्वल है। जबकि टेक्निकल स्किल की बात करो तो टॉप मैनेजर्स को इतनी ज्यादा नहीं समझ में आएगी, लेकिन फ्रंट लाइन मैनेजर जो सही में काम करते हैं उनको ज्यादा समझ में आएगी। ये तीनों स्किल एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, और सारे मैनेजर्स की जरूरत, ऐसा तो है नहीं कि कोई स्किल किसी जगह पे जीरो है। जरूरत तो है, लेकिन कम या ज्यादा वो डिपेंड करता है आपके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, आप कौन से लेवल पे काम करते हो। कंसेप्चुअल स्किल आर हाईली इंपॉर्टेंट फॉर टॉप मैनेजमेंट, जो लॉन्ग रेंज रेंज के प्लान और पॉलिसीज बनाते हैं। टेक्निकल स्किल्स जरूरी है सुपरवाइजरी लेवल के लिए, यानी लोअर लेवल एम्प्लॉयज के लिए, जबकि टेक्निकलिटीज समझने के लिए और वर्कर्स को गाइड करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। ह्यूमन रिलेशन स्किल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन ह्यूमन रिलेशन हर जगह पे जरूरी है। द रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ कंसेप्चुअल स्किल डिक्रीजेस एंड रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्निकल स्किल इंक्रीजेस। ये ट्रू और फॉल्स में पूछ सकते हैं। कंसेप्चुअल स्किल इंक्रीज होगी जब अपने टॉप लेवल की तरफ मूव करेंगे तो, और अगर अपने बॉटम लेवल की तरफ मूव करेंगे तो टेक्निकल स्किल इंप्रूव होगी, राइट। ये सेकंड टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट होता है। ये आपका टॉपिक नंबर 3, प्लानिंग यूनिट 1 है।
और इसमें ये टॉपिक थोड़ा लेंदी है, डिफाइन प्लानिंग एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। अब प्लान और प्लानिंग दोनों अपने को सिमिलर वर्ड्स दिखते हैं, लेकिन फंडामेंटली दोनों डिफरेंट है। प्लान यानी क्या? कमिटमेंट टू अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। किसी काम को कंप्लीट करने के लिए तुम्हारा कमिटमेंट क्या है, विच इज नेसेसरी टू अचीव स्पेसिफिक रिजल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5-5 साल के प्लान बनाती है, विच इंक्लूड वेरियस एक्शंस टू बी टेकन, जिसमें अलग अलग एक्शंस हमको 5-5 साल के अंदर कंप्लीट करने थे। अब ये प्रिपेयर से नहीं, प्रिपेयर्ड लिखना पड़े, यूज टू प्रिपेयर लिखना पड़े, क्योंकि अब बंद हो गया है। अब प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया है और उसकी जगह पे नीति आयोग आ चुका है। द प्लान्स आर प्रिपेयर थ्रू प्लानिंग प्रोसेस। प्लान को प्रिपेयर करने के लिए पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इंक्लूड्स प्रोसेस। प्लानिंग इज एज ए प्रोसेस। देखो, प्लानिंग में एक प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले अपने कहाँ से शुरुआत करेंगे, डिटरमाइनिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब वाई एन एक्शन, क्यों वो एक्शन लेनी है, क्या एक्शन लेनी है, एंड हाउ, किस तरह से एक्शन लेनी है और कब एक्शन लेनी है। अब डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग में, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज टेरी, प्लानिंग इज सिलेक्शन। पहले क्या लिखा है? सिलेक्शन। पहला स्टेप आता है सिलेक्शन। उसके बाद में किसका सिलेक्शन? एंड रिलेटिंग टू फैक्ट। फैक्ट के बिना प्लानिंग नहीं हो सकता, जिसमें आपको सबसे पहले फ्यूचर के बारे में एजम्पशन करने पड़ते हैं। इन द विजुअलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रपोज एक्टिविटी। प्रपोज यानी फ्यूचर में की जाने वाली एक्टिविटी, बराबर। और उसमें ये एक्टिविटी हमको लगता है कि हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को, रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए जरूरी है, यानी टारगेट ओरिएंटेड हमेशा प्लानिंग होता है। अब फीचर्स ऑफ प्लानिंग में, प्लानिंग इज ए प्रोसेस। सबसे पहले उसको प्रोसेस का दर्जा दिया गया क्योंकि ये फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिफाइन करता है। उसके बाद में प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होता है, मतलब आज के अंदर प्लान करोगे फ्यूचर के लिए। कंसर्न विद लुकिंग इनटू फ्यूचर, विच रिक्वायर्स, अंडरलाइन करो, करेक्ट फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर सिचुएशन। फ्यूचर में आने वाली कंडीशंस का आप फोरकास्टिंग करोगे, ये फोरकास्टिंग से आप करेक्ट डिसीजन ले पाओगे अगर करेक्ट फोरकास्टिंग किया तो। फिर प्लानिंग इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। इट मीन्स देर आर सेवरल ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव यानी विकल्प, एक से ज्यादा तुम्हारे पास ऑल्टरनेटिव्स है किसी भी ऑब्जेक्टिव या तो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। बट एक साथ में सारे के सारे पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल, तो इसलिए हमको इसमें से सिलेक्ट करना पड़ता है। फिर प्लानिंग इज अंडरटेकन एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में सारे लेवल के ऊपर हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, टॉप लेवल मैनेजर्स किसके साथ कंसर्न है? होल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। और वो होल ऑर्गेनाइजेशन को एनवायरनमेंट के साथ में मैच। एनवायरनमेंट दो तरह के, एक इंटरनल एनवायरनमेंट है यानी बिजनेस के अंदर जो आपके कंट्रोल में है, और दूसरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो आपके कंट्रोल से बाहर है। एट द लोअर मैनेजमेंट लेवल, मैनेजर्स आर कंसर्न अबाउट द इंटरनल प्लानिंग। जो मैनेजर्स है वो ज्यादातर कौन से प्लानिंग के अंदर कनेक्टेड है? इंटरनल प्लानिंग, क्योंकि आप बाहर को प्लान इतना ज्यादा नहीं कर सकते। अब प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल। दिस इज बिकॉज प्लान इज बेस्ड ऑन फ्यूचर कंडीशन, और फ्यूचर कंडीशन कभी भी सेम नहीं रहती है, वो चेंज होती रहती है। इसीलिए आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, और एडजस्टमेंट के कारण प्लानिंग को क्या बोला जाता है? फ्लेक्सिबल बोलते हैं। और प्लानिंग इज परवेसिव एंड कंटिन्यूअस मैनेजरियल फंक्शन, वो हमेशा चलते रहने वाला फंक्शन है। अब देखो, ये स्टेप्स इन प्लानिंग है, ये 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग प्लानिंग प्रोसेस इज एप्लीकेबल। ये मेजर प्रोग्राम, यानी कोई नई प्रोडक्ट लाइन को शुरू करना है या कोई नए प्लान को शुरू करना है तो इसके लिए जरूरी है। परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज में ओ आएगा, ई लिखा है, OPPO। नीचे भी सेम। परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज यानी किसी अपॉर्चुनिटीज को भांप लेना, जान लेना, देख लेना पहले से। इससे आपको एक क्लू मिलता है वेदर देर इज एनी अपॉर्चुनिटी फॉर प्लान्स और नॉट।
परसेप्शन में पहले तो प्रिलिमिनरी लुक एट पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज एंड एबिलिटी टू सी देम क्लियरली एंड कंप्लीटली, यानी जो भी अपॉर्चुनिटीज है वो पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज को पहले से समझ लेना और उसको क्लियरली और कंप्लीटली हम देख पाए, उसकी एबिलिटी हमारे अंदर एज ए मैनेजर होनी चाहिए। नॉलेज, नॉलेज किसका कि वेयर ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कौन सी जगह पे है, और साथ में उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, उसकी ताकत और उसकी कमजोरियां क्या है। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू सॉल्व अनसर्टेनिटी, अब क्यों कोई भी प्लान बनाना, उसके पीछे का रीजन क्या है। एंड अ विजन ऑफ व्हाट इट एक्सपेक्ट्स टू गेन, यानी उसको क्या आगे गेन यानी फायदा क्या उसको क्रिएट करना है ऐसा। इफ देर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्लान्स देन द ऑर्गेनाइजेशन कैन सेट द ऑब्जेक्टिव्स इन रियल सेंस, अपॉर्चुनिटी हो तो ही अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर पाएंगे। सच ऑब्जेक्टिव्स, इससे आपको अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेने में मदद मिलती है, लेकिन साथ में आप थ्रेट्स यानी जितने भी डर है या जितने भी डेंजर्स है उसको आप अवॉइड कर पाओगे। फिर एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या स्पेसिफाई करेगा, रिजल्ट एक्सपेक्टेड, क्या रिजल्ट आप चाहते हो, और एंड पॉइंट्स यानी आपकी मंजिल क्या है, और व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है आपको। वेयर द प्राइमरी एम्फेसिस इज टू बी प्लेस्ड, एम्फेसिस यानी फोकस, आपका प्राइमरी फोकस कौन सी चीज के ऊपर होगा, यानी आप किस बात के ऊपर सबसे पहले ध्यान दोगे। एंड व्हाट इज टू बी अकम्प्लिश बाय वेरियस टाइप्स ऑफ प्लान, तो अलग अलग प्लान से आप क्या अचीव करना चाहते हो, आप क्या साबित करना चाहते हो। फर्स्टली ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को एस्टैब्लिश करेंगे। याद रखो इसमें की रिजल्ट एरियाज होते हैं, KRA, की रिजल्ट एरिया याद रखना, MCQ में आ सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी यानी कितना प्रॉफिट कमाया जा सकता है, सेल्स कितना करना है, रिसर्च और डेवलपमेंट कब कब शुरू करना है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होगा, मार्केट में अपनी कंपनी का शेयर कितना होगा, ये सब। सेकेंडली डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव, सब है अपने छोटे छोटे डिपार्टमेंट चार जो बनाए अलग, वो चार डिपार्टमेंट प्लानिंग, एक तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट यानी प्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद में मार्केटिंग होगा, उसके बाद में फाइनेंस और पर्सनल, ये चार डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे। फिर हर डिपार्टमेंट में एक डिवीजन होगा, उस डिवीजन के मैनेजर के ऑब्जेक्टिव्स को फाइनली हम डिसाइड करेंगे। तीन है, पहले KRA की रिजल्ट एरिया, उसके बाद में डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा हर मैनेजर का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगा। सो देर इज हायरार्की, हायरार्की का मतलब एक लेवल होता है और ऑब्जेक्टिव्स का। फिर प्लानिंग प्रेमिसिस, प्रेमिसिस का मतलब एजम्पशन, प्रीमाइसिस भी बोल सकते हैं इसको। प्लानिंग प्रीमाइसिस आर आल्सो नोन एज प्लानिंग एजम्पशन, एजम्पशन यानी धारणाओं। द प्लानिंग प्रीमाइसिस आर एक्सपेक्टेड एनवायरमेंटल इन इंटरनल कंडीशंस, दे आर आल्सो नोन एज एक्सटर्नल प्रीमाइसिस एंड इंटरनल प्रीमाइसिस। एक्सटर्नल का मतलब जो बाहर की कंडीशन है उसके बारे में एज्यूम करके रखा जाए, और इंटरनल का मतलब जो इंटरनल कंडीशन है उसके बारे में। तो एक्सटर्नल में क्या क्या आएगा, तो इसमें पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, कॉम्पिटिटर्स, प्लान्स एंड एक्शंस, गवर्नमेंट की पॉलिसी, ये सब चीजें उसके अंदर एक्सटर्नल प्रीमाइसिस के अंदर आएगी, यानी सब बाहर का है जो आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। फिर इंटरनल प्रीमाइसिस में ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी जो आप बदल सकते हो जब चाहे तब, अलग अलग तरह के रिसोर्सेज जिसमें पर्सनल, मेन, मटेरियल, मशीन सब आ गया। द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यानी आपके काम करने की ताकत कितनी है, टू विथस्टैंड द एनवायरमेंटल प्रेशर, बाहर के प्रेशर को कितना आप हैंडल कर पाओगे। विथस्टैंड यानी हैंडल, कोप अप भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, उसका सामना करना, उसको फेस करना, तो फेस भी लिख सकते हैं सबसे इजी। while preparing the plans both external factors and internal factors दोनों को कंसीडर करना है, टू कंसीडर द एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रीमाइसेस। इसीलिए आपको प्रॉपर फोरकास्टिंग की जरूरत पड़ती है। फोरकास्टिंग क्यों चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में क्या हो सकता है, उसके अंदर क्या चेंजेस आ सकते हैं, उसके लिए आपको फोरकास्टिंग चाहिए। फिर आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव इज बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग प्रीमाइसेस, ये ऑब्जेक्टिव्स और प्लानिंग एजम्पशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। द वेरियस ऑल्टरनेटिव मीन्स पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव थ्रू वेरियस एक्शंस, यानी आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है एक जगह पे पहुंचने के लिए, या एक टारगेट को पूरा करने के लिए आपके पास अलग अलग ऑल्टरनेटिव मीन्स यानी साध, वेरियस ऑल्टरनेटिव मीन्स यानी साधन है। फॉर एग्जाम्पल इफ ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू ग्रो फर्दर देर आर मेनी ऑल्टरनेटिव्स, या तो पहले आप क्या करो, सेम फील्ड ऑफ बिजनेस या तो प्रोडक्ट लाइन के अंदर आगे बढ़ो, उसी प्रोडक्ट को और ज्यादा मैन्युफैक्चर करो और ज्यादा मार्केट में ले जाओ,
डाइवर्सिफाइंग इन अदर एरियाज, जो चीज पहले प्रोड्यूसर नहीं करते थे वैसी चीज प्रोड्यूस करना शुरू करें। मेकिंग बिजनेस कॉम्बिनेशन विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलाबरेशन करना है। बट विद इन ईच कैटेगरी, हर कैटेगरी के अंदर देर मे बी सेवरल ऑल्टरनेटिव, यानी अगर आपको सिर्फ प्रोडक्ट को एक्सपांड भी करना है तो कौन से एरिया में। अभी आप समझो कि हर गांव तक पहुंचाना चाहते हो कि दूसरे स्टेट तक भी पहुंचाना चाहते हो। दूसरे स्टेट में भी ऑप्शंस होते हैं कि कौन से स्टेट में पहुंचाना चाहते हैं, दूर के या तो नजदीक वाले स्टेट में पहले जाना चाहते हैं। Identification of alternative is related with finding of alternative as well as reducing the number of alternative। इसमें दो चीजें आती है, एक तो आप ऑल्टरनेटिव ढूंढो भी, और साथ में कुछ ऑल्टरनेटिव जो आपको लगते हैं कि बिल्कुल बेकार हो उसको रिड्यूस कर दो, यानी खत्म कर दो, उसको हटा दो। सो दैट द मोस्ट प्रॉमिसिंग, यानी जो सबसे अच्छे ऑल्टरनेटिव्स है उसी को आगे डिटेल इवेल्युएशन के अंदर ले जाया जाए। To reduce the number of alternatives, management must determine and use the minimum preliminary criteria। प्राथमिक क्राइटेरिया, एक ऐसा क्राइटेरिया मतलब एक समझो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, नहीं स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड डेवलप करना पड़ेगा। क्राइटेरियम, उसका प्लूरल है क्राइटेरिया। पहला एक समझो कि ऑप्शन तुम्हारे पास है तो उसको अपने क्राइटेरियम बोलेंगे, और उसको ज्यादा प्लूरल में बोलना हो तो क्राइटेरिया, क्राइटेरियम्स नहीं होता। एग्जैक्टली सेम मीडियम का मीडिया होता है, पर अपने इंग्लिश एंड गुजराती मीडियम्स ट्यूशन क्लास वाले काफी टाइम पे लिखते हैं ये। हम ठीक। तो ये इस तरह से ना लैंग्वेज होती है। इसी तरह से रेडाई, रेडियस का प्लूरल है। ये सब इंग्लिश के वर्ड नहीं है, ये सब दूसरी लैंग्वेज के वर्ड को इंग्लिश वालों ने यूज किया है, और अपने उसमें भी है ना अपनी अपनी चलाते हैं। रेडियस इज सिलेबस सिंगुलर, सिलेबस को डबल आई लिख दो पीछे, जितना भी पीछे यूएस आता है ना उसमें डबल आई लग जाता है। रेडियस सिलेबस सिलेबस, समझे, इस तरह से होता है। इसी तरह से फॉर्मूला, एक हो तो फॉर्मूला, फॉर्मूलाज नहीं होता, फॉर्मूले LAE होता है लास्ट में। सारे बहुत सारे ऐसे प्लूरल है। इसलिए मैं जब भी यहाँ पे अभी पढ़ाता भी हूँ ना तुमको, तो बीच बीच में मुझे भी लगता है ना कि कॉमा फुल स्टॉप की मिस्टेक्स है वो भी मैं करेक्ट करता हूँ। क्योंकि अगर एक बार तुमने लिंग्विस्टिक्स कर लिया ना तो तुमको हर जगह मिस्टेक दिखेगी फिर। यानी अब मेंटालिटी ऐसी हो जाती है कि यहाँ गलतियाँ क्यों हैं। टाइप किया जैसे, मैं स्पेलिंग भी बीच बीच में करेक्ट करता हूँ, बीच बीच में कोई दूसरी चीज को भी मैं करेक्ट करते जा रहा हूँ। उसके पीछे का कारण यही होता है कि मैं क्या करता हूँ, हर बार कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होता है। ये फर्स्ट टाइम मैंने पैम्फलेट बनाया, इसलिए फर्स्ट टाइम मिस्टेक्स थोड़ी बहुत रह जाती है। पर ज्यादातर मिस्टेक्स कैसी होगी, कोई चीज मिस आउट होने की नहीं, खाली कोई कॉमा फुल स्टॉप, कोई टेंस की मिस्टेक होगी, तो वो सारी मिस्टेक अपने आप करेक्ट हो जाती है, फिर सेकंड ईयर वही चीज आसान हो जाती है। अभी जब तुम्हारा ME का जब मटेरियल आएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स से, माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर बिजनेस, MEB बोलते हैं इसको, उसके टोटल है ना अभी तक मैं 42 पेजेस टाइप कर चुका हूँ 2 यूनिट के। इसमें से अकेला फर्स्ट यूनिट जो कंप्लीट हो चुका है 34 पेजेस का। 3 पेजेस तो तुम्हारे लास्ट ईयर के पेपर्स के हैं उसके अंदर, तो वो भी इसके अंदर भी मैंने इंक्लूड किए हैं। पेपर लास्ट ईयर का पास्ट ईयर का आंसर के साथ में लिख देता हूँ, जिससे आपको पता चले कितनी बाउंड्री आपको रखनी है। तो अब आगे देखें, मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है। अभी देखो, आपके पास कैपिटल इतना हो तो 50 करोड़ वाला कोई प्लान ऑल्टरनेटिव तुम्हारे सामने हो तो अपने कहाँ से करेंगे, पॉसिबल नहीं है। मैचिंग प्रेजेंट बिजनेस, आज अभी जो बिजनेस की कंडीशन है उसी के साथ सेट हो जाने वाला दूसरा बिजनेस स्टार्ट करो तो समझ में आता है। लेकिन इसको बंदज कर देना, चालू बिजनेस को अच्छा खासा चल रहा है वो ना चले। फिर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट का जहाँ कंट्रोल हो वो भी करना पड़े। द ऑल्टरनेटिव इज सेटिस्फाई द मिनिमम प्रिलिमिनरी क्राइटेरिया, उसको आगे अपने डिटेल इवोल्यूशन के लिए ले जाते हैं। फिर इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, इवेल्युएशन का मतलब चेक करना, बराबर, कौन से अच्छे हैं, कौन से नहीं है। एट द at this stage the contribution of such alternatives is analyzed towards organizational objectives in the light of its resources and constant। in the light of का मतलब क्या होता है, कि उसको ध्यान में रख के आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज है,
मतलब आपको पता है कि आपके पास क्या चीजें अवेलेबल है, और आपको कांस्टेंट यानी आपकी लिमिटेशन भी पता है। कांस्टेंट का मतलब होता है लिमिटेशन। तो दिस इज नॉट एन इजी टास्क, because each alternative has positive contribution on one aspect but negative on others. एक जगह पे तुम उसको प्लस में देखोगे तो उसी चीज के कारण दूसरी जगह माइनस में चले जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑल्टरनेटिव में बी मोस्ट प्रॉफिटेबल, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड यानी सेट होने का टाइम पीरियड, उसको जेस्टेट कमाने का टाइम पीरियड बोलते हैं। आज मैंने कोई दुकान चालू की तो पहले तो खर्चे निकलेंगे, बाद में प्रॉफिट कमाना शुरू करूंगा ना। जिस टाइम से मैं प्रॉफिट कमाना शुरू करूं ने, वो टाइम पीरियड स्टार्ट करने से वो वहां तक का टाइम पीरियड, उसको जेस्टेशन पीरियड बोला जाता है। या तो प्रोडक्शन शुरू करने तक का टाइम पीरियड को भी जेस्टेशन पीरियड बोल सकते हो। वेल अनदर ऑल्टरनेटिव में बी लेस प्रॉफिटेबल बट ऑल्सो इन्वॉल्व लेस रिस्क। कोई कम प्रॉफिटेबल भी होता है लेकिन रिस्क भी उसमें कम है। मोर ओवर, उसको अपने क्या देखेंगे, सारे ऑल्टरनेटिव्स फ्यूचर में है और फ्यूचर अनसर्टेन है। सो द रिजल्ट ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव विल बी अफेक्टेड बाय अनसर्टेनिटी एंड वेरिएबल्स एंड लिमिटेशंस। तो याद रखो, रिजल्ट कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज तुमने डिसाइड किया, कई बार ऐसा कि बहुत अच्छी चीज भी डिसाइड की हो लेकिन फ्यूचर आपको सपोर्ट ना करे तो आपको नुकसान हो जाता है उसके अंदर। सो द डिटेल्ड इवेल्युएशन ऑफ द alternatives is very complex. So more sophisticated techniques of planning and decision making have been developed. तो इसके अंदर आपको ज्यादा सोफिस्टिकेटेड प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। सोफिस्टिकेटेड मतलब डिटेल प्लानिंग, choice of alternative, another detailed evaluation, the most fit alternative is selected. Sometimes evaluation shows that two alternatives are equally good, then both alternatives may be selected. इवेल्युएशन क्या बता रहा है कि दो अल्टरनेटिव तुम्हारे सामने है और दोनों ही सिलेक्ट अभी करना है, क्योंकि प्लान ए के साथ प्लान बी भी होना जरूरी है तुम्हारे लिए। बट अल्टरनेटिव्स में बी सिलेक्टेड बिकॉज इन केस इफ सिलेक्टेड अल्टरनेटिव इज फेल्ड ड्यू टू चेंज इन प्लानिंग प्रेमिसेस, देन अल्टरनेटिव प्लान यानी कंटिंजेंसी प्लान मस्ट बी केप्ट रेडी। कौन सा प्लान होना चाहिए, कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी प्लान का मतलब क्या, एक्सीडेंट अगर हुआ या तो मिस हैपनिंग कोई भी चीज होती है तो उस टाइम पे दूसरा प्लान तुम्हारे पास क्या अवेलेबल है। Contingency plan can be implemented in change situation. बदलती हुई कंडीशंस के कारण आपको ये प्लान भी शायद जरूरी है। फॉर्मुलेशन ऑफ सपोर्टिंग प्लान्स, आफ्टर फॉर्मुलेटिंग द बेसिक प्लान वेरियस प्लान्स आर डिराइव्ड सो एज टू सपोर्ट द मेन प्लान। बेसिक प्लान के बाद अपने दूसरे प्लान्स डिसाइड करें। फॉर इंस्टेंस, मैनेजर मस्ट प्रिपेयर प्लान्स फॉर बाइंग इक्विपमेंट, बाइंग रॉ मटेरियल, रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग पर्सनल, डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट। मैनेजर को क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्लान्स किस लिए, तो खरीद इक्विपमेंट खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए और ट्रेनिंग के लिए। सबके लिए सपोर्टिंग प्लान होना चाहिए। आप बनाना चाहते हो खाली एक चीज, आपको ऐसा है कि आप बाइंग इक्विपमेंट, बाइंग रॉ मटेरियल सबके सपोर्टिंग एक प्रोडक्शन करना चाहते हो, पर प्रोडक्शन अपने आप थोड़ा होगा, रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो अब रॉ मटेरियल का प्लान बनाओ। फिर रॉ मटेरियल आ भी जाए तो उसके बाद में उसको स्टोर कहाँ करेंगे उसका प्लान बनाओ, कितने टाइम तक स्टोर करेंगे उसका प्लान बनाओ। फिर एस्टैब्लिशिंग सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज आफ्टर फॉर्मुलेटिंग द बेसिक एंड डेरिवेटिव प्लान्स। डेरिवेटिव यानी उसके साथ में आने वाले दूसरे सपोर्टिंग प्लान। द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज हमको डिसाइड करनी है सो दैट प्लान्स आर पुट इनटू एक्शन। आपको ये स्टेप्स पूछे जाते हैं कि पहला कौन सा और लास्ट कौन सा, एमसीक्यू में। बराबर। अब ये जो है ना टेबल, वो टेबल सिर्फ यही पेम्पलेट में मिलेगा, और ये टेबल उस बुक में से जिस बुक में से ये पढ़ाते हैं, और ये टेबल में से एक एमसीक्यू है। राइट। डायमेंशंस एंड टाइप्स ऑफ प्लानिंग, कवरेज ऑफ एक्टिविटीज, कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड फंक्शनल प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट्स। देखो कवरेज ऑफ एक्टिविटीज में देखो, डायमेंशन यानी कौन कौन सी एक्टिविटी, उसके ऊपर दो प्लानिंग बनते हैं, कॉर्पोरेट प्लान और फंक्शनल प्लानिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट के मुताबिक दो, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और टेक्टिकल या तो ऑपरेशनल प्लानिंग बनेंगे। टाइम पीरियड इन्वॉल्व की बात करो तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग बनेंगे। अप्रोच, किस तरह का अप्रोच, तो प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब क्या, पहले से प्लान बना दे। रिएक्टिव का मतलब कुछ चीज हो अब प्लान बना रहे, बाद में बना रहे, वो रिएक्टिव है। डिग्री ऑफ फॉर्मलाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन का मतलब
कमांड सेंटर से जो प्लान निकलता है वो फॉर्मल प्लानिंग है, और अंदर अंदर डिसाइड हो जाता है सिचुएशन को देख के तुरंत, वो इनफॉर्मल प्लानिंग है। अब ये सारे डिस्कस करने हैं, ये नया टॉपिक है, यानी पिछले साल ये इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले नहीं था ये। कॉर्पोरेट इन फंक्शनल प्लानिंग, नहीं नहीं ये तो था, सॉरी, ये तो लास्ट ईयर था, स्टैंडिंग प्लान और वो सब भी था। एक मिनट मुझे चेक कर लेने दो, मैं फिर आपको बताऊं। यस यस, यही यही क्वेश्चन नया है, कॉर्पोरेट प्लान वाला। चलो देखते हैं इसमें। कॉर्पोरेट प्लानिंग, इट इज द प्लानिंग ऑफ एक्टिविटीज एट द टॉप लेवल, और एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, अंडरलाइन करो, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का प्लानिंग कौन करेंगे? कॉर्पोरेट प्लानिंग वाले। और इसमें लॉन्ग टर्म के ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाएंगे, और साथ में एनवायरमेंटल चेंजेस को ध्यान में रख के ये प्लान बनाया जाता है। दूसरा आता है फंक्शनल प्लानिंग। अब फंक्शनल प्लानिंग में मीन्स टू प्रिपेयर प्लान्स फॉर ईच मेजर फंक्शन, एक फंक्शन के लिए, जैसे सेल्स के लिए प्लान अलग बनाओ, सेल्स प्रमोशन के लिए, मार्केटिंग रिसर्च के लिए और एडवर्टाइजिंग के लिए अलग प्लान, सबके लिए अलग अलग प्लान बनेंगे। ये फंक्शनल है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है ये। कॉर्पोरेट में क्या, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का प्लान बना दिया, जबकि फंक्शनल में हर अलग अलग फंक्शन का अलग अलग प्लान चलेगा। फिर स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशन प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द फ्यूचर, द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज एंड रिसोर्स। अंडरलाइन ये, एमसीक्यू साइड पे लिख देना, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल्स में क्या आएगा? अगर मैं बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहता हूँ, डाइवर्सिफाई यानी वैविध्यकरण, जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ उससे अलग कोई प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ मैं, नई लाइन या नई प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, याद रखो इसमें 3 से 5 साल का टाइम पीरियड लगेगा। मिड टर्म प्लानिंग जैसा हो जाता है ये। जबकि ऑप्शन ऑपरेशनल प्लानिंग, शॉर्ट टर्म या तो टेक्टिकल प्लानिंग के नाम से भी जाना जाता है, वो नॉर्मली 1 ईयर का होता है, ये 3 से 5 साल और 1 साल, ये याद रखना एमसीक्यू। इट इज द प्लानिंग, ये कुछ एमसीक्यू जो मैं बोल रहा हूँ अभी तुम पेपर में देखो, अभी जब मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा तब। इट इज द प्लानिंग ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर एग्जिस्टिंग मार्केट, अभी जो प्रोडक्ट चल रही है ना वो, और करंट प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर किस तरह से अपने आगे बढ़ाना है वो देखते हैं। जबकि स्ट्रेटेजिक प्लान के अंदर अपने क्या देखा? डाइवर्सिफिकेशन, यानी नई प्रोडक्ट को मार्केट में लाने की बात करते हैं, क्योंकि 1 साल के अंदर नई प्रोडक्ट मार्केट में लाई नहीं जा सकती, उसके लिए लॉन्ग टर्म का प्लानिंग चाहिए। अब लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग में, लॉन्ग टर्म में 3 से 5 साल स्ट्रेटेजिक नेचर, तो अब यहाँ पे दो चीजें कॉमन हो गई। एक जो स्ट्रेटेजिक प्लान है उसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी बोल सकते हो तुम। इट कवर्स ऑल फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस, और साथ में एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब यहाँ देखो, एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो ऊपर भी है इसके अंदर, कॉर्पोरेट प्लानिंग के अंदर भी है, देखो सेकंड वाला टॉपिक है ना। तो सब चीजें अंदर अंदर, याद रखो एक टाइप का प्लानिंग है ना, प्लानिंग हमेशा किसी एक टाइप का नहीं हो सकता, एक से ज्यादा, तुम कौन से अप्रोच से देख रहे हो ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऊपर 5 अप्रोच है ना, उसके अंदर अगर फॉर्मल प्लानिंग की बात करो तो फॉर्मल प्लानिंग, कॉर्पोरेट प्लानिंग भी फॉर्मल है, जबकि ऑपरेशनल प्लानिंग कई बार इनफॉर्मल हो जाता है। बराबर, रोज का डिसाइड करना है आपको तो रोज कोई भी चीज अंदर पूछ के अपने मैनेजर को पूछने नहीं जाएंगे, जैसी सिचुएशन आएगी वैसे ही अपने डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ इंटरकनेक्शन हो सकता है। अब शॉर्ट टर्म प्लानिंग, जिसको अपने टेक्टिकल प्लानिंग या तो ऑपरेशनल, जो को ऊपर आया, वो जनरली 1 ईयर का है। वो हम परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्शन इफेक्टिव रहे और मार्केटिंग एक्टिविटीज बराबर है उसके लिए होता है। फिर प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव प्लानिंग। प्रोएक्टिव का मतलब क्या है? जो फ्यूचर में होने वाला है उसको अभी से सोच के हम प्लान पहले से बना ले, वो प्रोएक्टिव है। जबकि रिएक्टिव का मतलब चेंजेस आने के बाद अपने प्लान बनाए, बराबर ने। प्रिपेयरिंग प्लान आफ्टर द, बिफोर और आफ्टर का खाली इसके अंदर फर्क है। प्रोएक्टिव हमेशा बिफोर होता है और रिएक्टिव हमेशा आफ्टर होता है। फिर फॉर्मल, जो स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर अपने फॉलो करना पड़ता है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो प्लान करते हैं वो इंजीनियर, स्टैटिस्टिशियंस और एमबीएस ये प्लानिंग करते हैं, जबकि इनफॉर्मल प्लानिंग जो है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। और इसके अंदर सेल्फ प्लानिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन मैनेजर्स इन मेमोरी ऑफ इवेंट्स एंड गट फीलिंग्स। क्या याद रहा? तुम्हारी गट फीलिंग, यानी तुम्हारे अंदर से क्या ऐसा कुछ लग रहा है तुमको कि नहीं मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा होना चाहिए। अब आता है ये टाइप्स ऑफ प्लान, ये 11 स्टैंडर्ड 12 स्टैंडर्ड का रिवीजन है।
स्टैंडिंग प्लान, सिंगल यूज प्लान, मिशन सब कर चुके हो। The planning process results in several individual plans which are bound together for consistent operations. Such plans may be classified into following: standing plans and सिंगल यूज प्लान। अब स्टैंडिंग प्लान यानी वो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को गाइड करता है, और एकच प्लान हमेशा चलता रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए, अनलेस देयर इज अ चेंज इन दीज प्लान्स। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, लॉन्ग टर्म एक ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड रूल्स, ये सब। जैसे कि अगर समझो कि स्टैंडिंग प्लान यानी मतलब क्रेडिट कितनी देनी है कस्टमर को, तो आपने एक बार बना दिया कि 15 दिन की क्रेडिट देनी, उससे ज्यादा नहीं, तो कोई आपको पूछने नहीं आएगा। कोई कस्टमर अगर पूछेगा कि 1 महीने की क्रेडिट चाहिए, तो उसको वहीं से मना कर देंगे। तो ये प्लान एक बार बना दिया कि एवरी टाइम अपने कस्टमर को 15 दिन की क्रेडिट देनी है, तो 15 दिन के ऊपर की क्रेडिट अपने नहीं दे सकते। फिर उसके बाद सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान में वो स्पेसिफाइड टाइम के लिए होता है, और एक बार वो टाइम गुजर गया, उसके बाद में आपको नेक्स्ट पीरियड के लिए नया प्लान बनाना पड़ेगा। जैसे प्रोजेक्ट पे बजट, बजट हर साल बनता है। एक टाइम पीरियड के लिए कोटेशन, कोटाज यानी कोटेशंस, और टारगेट जो सेट किए जाते हैं 1 साल के, वो भी 1 साल के बाद रिवाइज करने पड़ेंगे। अब पर्पस और मिशन, यहां से एमसीक्यू की भरमार है। जो डेफिनेशन है ना वही एमसीक्यू है सबकी, बराबर है। एट थियोरेटिकल लेवल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मिशन एंड पर्पस। मिशन इज एक्सटर्नल ओरिएंटेशन, और पर्पस का भी एक्सटर्नल ओरिएंटेशन है। इट रिलेट्स ऑर्गेनाइजेशन विद द सोसाइटी इन विच इट ऑपरेट्स। फॉर एग्जाम्पल, मिशन ऑफ द कंपनी says that what it can do for the country, यानी पूरी सोसाइटी के लिए अपने क्या कर सकते हैं, मिशन हो गया। जबकि पर्पस, it relates the organization with that segment of society to which it serves. For example, purpose of the country suggests how these contribution can be made, यानी ये कैसे किया जाएगा, इसको कैसे अपने कंप्लीट करेंगे, इसको कैसे अपने पूरा करेंगे। Organizational mission is defined properly. It guides the managers about how to develop result-oriented objectives, strategies and policies. यानी मिशन को बराबर डिफाइन करो तो इससे पता चलेगा कि फ्यूचर में तुम क्या क्या करोगे, पॉलिसी कैसे बनाओगे, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे तुम्हारे। The purpose of the business is the production and distribution of goods and services, or the purpose of the university क्या हो सकते, एग्जाम्पल है ये, इज टीचिंग एंड रिसर्च। पर्पस यानी मकसद, क्या वही मेन मकसद है, वही है ना उसका। अब ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ये आएगा। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई द रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड एंड इंडिकेट द एंड पॉइंट्स, आगे भी अपने आ चुका है ये। व्हाट इज टू बी डन, वेयर द प्राइमरी एम्फेसिस इज टू बी प्लेस्ड, एंड व्हाट इज टू बी अकम्प्लिश्ड बाय वेरियस टाइप्स ऑफ प्लान्स। ये पूरा वापस रिपीट हो रहा है। देखो, फर्स्टली ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड होंगे, ऊपर आ चुका है ऑब्जेक्टिव्स जब था ना, डिसाइडिंग ऑब्जेक्टिव्स वहां पे। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स एस्टैब्लिश करेंगे, उसमें की रिजल्ट एरियाज जो मैंने आपको बोला था, प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केट शेयर एक्सेट्रा। सेकेंडली, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स आर एस्टैब्लिश, और फाइनली objectives of each manager are established, so there is hierarchy in objectives। hierarchy का मतलब लेवल्स अलग अलग, जो बताया मैंने पहले भी। अब आता है स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजी इज अ कोर्स ऑफ एक्शन थ्रू विच एन ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू रिलेट इटसेल्फ। ये एक बार पूछा गया था, बहुत पहले एमसीक्यू में पूछा था। रिलेट इटसेल्फ विद इट्स एनवायरमेंट टू डेवलप सर्टेन एडवांटेजेस सो एज टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, यानी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए स्ट्रैटेजी है। और स्ट्रैटेजी का मतलब क्या, फ्यूचर में क्या अपने करेंगे जिससे अपने एनवायरमेंट के साथ अपने आप को कनेक्ट करें, जिससे हम अपने एडवांटेज अपने, याद रखो कि एनवायरमेंट अपने को एडवांटेजेस भी दे रहा है और नुकसान भी कर रहा है, लेकिन अपने नुकसान वाली चीजों को साइड पे रख के फायदे वाली चीजों को लेना है। Strategy is a general program of action or special type of plan prepared by the organization to meet challenges created by competitors and environmental forces। यानी ये आप दोनों चीजों ध्यान में रखते हो, एक तो कॉम्पिटिटर्स क्या करेंगे, वो कौन सी चैलेंजेस आपके सामने रख रहे हैं, यानी मतलब वो किस तरह से आपको रोकने की कोशिश करेंगे या तो अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑर्गेनाइजेशन में एंटिसिपेट प्राइस कट बाय कॉम्पिटिटर्स, इट में अप्लाई स्ट्रेटेजी of advertising to educate and to convince consumer about superiority of its product। यानी अगर कॉम्पिटिटर्स कम प्राइस में बेचना शुरू करे तो हम अपनी प्रोडक्ट ज्यादा अच्छी है ऐसा डिक्लेयर करना स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेटेजी में ऑपरेट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल।
हर अलग अलग लेवल्स के ऊपर स्ट्रैटेजी होती है। अब पॉलिसीज आर जनरल स्टेटमेंट्स और अंडरस्टैंडिंग विच गाइड्स थिंकिंग इन बिजनेस इन डिसीजन मेकिंग। अ पॉलिसी स्पेसिफाइज द लिमिट्स विद इन विच decisions are to be made. Implementations policies ensure achievement of objectives. Policies are generally expressed in qualitative, conditional and general way. पॉलिसीज कैसी होती है? क्वालिटी, यानी कैसी क्वालिटी बनानी है। कंडीशनल मतलब अगर ऐसा हुआ तो कैसा होगा, ऐसा कंडीशन शर्त रखी जाती है। और जनरल खाली ऐसे ही आम बात के लिए पॉलिसी होती है। अब प्रोसीजर्स, Terry and Franklin. Procedure is a series of related tasks that make up the chronological sequence. Chronological यानी टाइम सीरीज में पूरा, स्टेप बाय स्टेप, एन एस्टैब्लिश वे ऑफ परफॉर्मिंग द वर्क टू बी अकम्प्लिश, यानी क्या काम आपको पूरा करना है वो प्रोसीजर से पता है। प्रोसीजर का मतलब से वैसे भी अपने जानते हैं कि कभी भी पूछते हैं इसका प्रोसीजर क्या है, तो मतलब पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, बाद में क्या करना है, यही पूछते हैं। Procedures provide the guidelines for performing an action. Procedures are related with how each task in organization will take up place, when it will take place, and by whom it is to be performed. यानी कौन करेगा, क्या काम करना है, कितना काम करना है, सब। To complete the procedure within specified time, it is necessary to put time limit on each step of the procedure. यानी कि उसको कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम बाउंड बनाना पड़ेगा उसको। ये आपको हर स्टेप के अंदर कितने टाइम में उसको कंप्लीट करना है वो डिसाइड हो। अब रूल्स आते हैं, तो रूल्स आर प्रिस्क्राइब गाइड फॉर, ये भी आता है, रूल्स आर प्रिस्क्राइब गाइड फॉर कंडक्ट और एक्शन, यानी ये गाइडलाइंस है आपके लिए। रूल्स अपने बोलते हैं कि भाई ऑफिस ओपन से 8 AM, ये रूल हो गया तुम्हारे लिए। अगर स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, ये रूल हो जाता है अपने लिए। दे आर एस्टैब्लिश्ड बाय अथॉरिटी, फर्स्ट लाइन में, एंड यूटिलाइज इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉइज with the above the conditions under which their activities are to be performed। यानी इसको क्या इन्फॉर्म करने के लिए एम्प्लॉइज को कि भाई कौन सी कंडीशन में एक्टिविटीज हमने परफॉर्म करनी है। रूल्स हमेशा रिजिड और डेफिनेट होते हैं। रिजिड यानी फिक्स्ड, वो कभी चेंज नहीं होते। जिसमें नो मैनेजरल डिस्क्रिप्शन, यानी कोई भेदभाव नहीं होता, सिर्फ आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस ओपन से 8 AM, जो मैंने बताया अभी। रूल्स ब्रिंग रैशनैलिटी यानी समझदारी, लोगों के बिहेवियर में समझदारी आती है। रूल्स कम्युनिकेट द ऑब्लिगेशन, यानी आपकी जवाबदारी आपको पता चलती है। जो मेंबर्स को काम करना है उसकी जवाबदारी उनको पता चलती है। रूल्स कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी इसमें आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करोगे, उसके अंदर आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा वो बताया जाता है। फिर आता है प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स। आप प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स whose benefits will be available in future। प्रोजेक्ट हमेशा, प्रोग्राम हमेशा फ्यूचर के लिए होता है। प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, और ये प्रोजेक्ट हमेशा यूनिक होता है, इनफ्रीक्वेंट यानी बार बार नहीं होने वाला, एंड समटाइम्स इवन अनफेमिलियर। कई बार तो प्रोजेक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पहली बार आज हम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग अ फैक्ट्री इज नॉट अ कंटिन्यूस एक्टिविटी, और ये इनफ्रीक्वेंटली होती है। इनफ्रीक्वेंटली यानी सालों में एक बार। प्रोजेक्ट हैज इंपोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स यानी જેમાં સમાવેશ થાય ને વસ્તુઓ, જેનો સમાવેશ થાય વસ્તુ, लाइक टाइम फेजिंग एंड बजटिंग। टाइम फेजिंग यानी फेज टू फेज, कितने टाइम के अंदर काम कंप्लीट होगा, और बजटिंग यानी एक्सपेंस और इनकम कहाँ से आएगी। ये दोनों लिखा है, देखो टाइम फेजिंग में स्पेसिफिक डेट्स आर मेंशन कि हर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कैसे करना है, और बजटिंग के अंदर क्या आता है कि हम प्रोविजन करेंगे कितना फाइनेंस हमको चाहिए वो। Then the last one is the budgets. Budget is a statement of expected results in numerical term. Such results are expected to be achieved within specified time period. Generally एक साल के अंदर अपने को बजट को कंप्लीट करना है। Budget may be expressed in financial terms or in number of units or in man hours. Budget is prepared for money, material and time. Money यानी पैसा कहाँ से आएगा, कितना यूज होगा, मटेरियल किस तरह से परचेस किया जाएगा, और कितना मटेरियल यूज किया जाएगा, वेस्टेज कैसे रोकना है, और टाइम का भी बजट बनाया जाता है। देखो मनी बजट में एक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ कैश, कैश फ्लो जो है वो कैश आउटफ्लो कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा वो। और सेल्स बजट में ऑर्गेनाइजेशन एक साल में कितना सेल्स करेगी,
कैश बजट के अंदर रिसीट एंड पेमेंट बताया जाएगा, एंड बजट इज सेल्फ सर्व्स एज कंट्रोल डिवाइस, बट प्रिपेयरिंग बजट इज प्लानिंग। बजट को प्रिपेयर करना प्लानिंग का हिस्सा है, सो बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट। वो प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों का इंस्ट्रूमेंट है, ये एमसीक्यू शायद पूछ सकते हैं। अब कंसेप्ट ऑफ एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फोरकास्टिंग है नेक्स्ट क्वेश्चन। फोरकास्टिंग यानी पूर्वानुमान, पहले से किसी चीज को जज कर लेना। फोरकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द रिलेवेंट इवेंट्स ऑफ फ्यूचर, यानी फ्यूचर में आने वाले इवेंट्स को खाली एस्टिमेट करना, पर उसका बेस तो होगा ना कोई। वो कैसे करेंगे? तो पास्ट और प्रेजेंट बिहेवियर का एनालिसिस करेंगे। द पास्ट एंड प्रेजेंट एनालिसिस ऑफ इवेंट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर फ्यूचर अकर्स। सिंस फोरकास्टिंग में रिक्वायर द यूज ऑफ वेरियस स्टैटिस्टिकल, याद रखो फोरकास्टिंग ऐसे ही नहीं होता। स्टैटिस्टिक्स जो कुछ भी सीखा तुमने, जैसे कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है। सम पर्सन्स लिंक दिस एनालिसिस विद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो एग्जाम्पल में नीटर एंड वॉजरमैन, उसकी डेफिनेशन देखो। बिजनेस फोरकास्टिंग रिफर्स टू द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द पास्ट एंड करंट मूवमेंट इन द गिवन टाइम सीरीज सो एज टू ऑब्टेन क्लूज अबाउट द फ्यूचर पैटर्न, यानी आज जो कुछ भी हो चुका या हुआ है उसके बेस के ऊपर अपने ऐसा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे जिससे पता चलेगा कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, उसकी क्लू हमको मिलेगी। On the basis of the definition, following features of the forecasting can be identified. सबसे पहले ये फ्यूचर से रिलेटेड है, इसका मतलब दिस इज नीडेड फॉर प्लानिंग प्रोसेस बिकॉज इट डिवाइसेस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। डिवाइसेस मतलब प्रोवाइड्स अ टूल, प्रोवाइड्स अ टूल यानी साधन आपके છે, સક્ષમ બનાવે એટલે भी લખી શકે। डिवाइस होता है ना, डिवाइस, डिवाइस का मतलब टूल, साधन। डिवाइस यानी वो तुम्हारे लिए वर्ब हो गया, यानी क्रियापद। और ये एस लिखो ना और सी लिखो, इसका फर्क कि पूरा वर्ड वर्ड चेंज हो जाता है। बराबर है। यहाँ पे डिवाइस लिखो ना तो इसका मतलब किसी चीज का साधन बनना, यानी किसी चीज को काबिल बनाना, उसको डिवाइस बोला जाता है। तो फोरकास्टिंग जैसे बता रहा था कि डिवाइस ये हुआ, अभी देखो फोरकास्टिंग डिफाइंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, यानी फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके बारे में प्रोबेबिलिटी यानी संभावना। राइट, therefore happening of future event can be precise only to a certain extent। precise यानी क्लियर, कंप्लीट, परफेक्ट पिक्चर आपको मिले। Forecasting is made by analyzing the past and present relevant events, that is, taking those factors which are relevant for the functioning of an organization। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को काम पर चलाने के लिए आपको क्या करना है? फंक्शनिंग कराने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, पास्ट एंड प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन की। फ्यूचर में पास्ट और प्रेजेंट के हिसाब से फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में। द एनालिसिस ऑफ वेरियस फैक्टर्स में रिक्वायर द यूज ऑफ वेरियस स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स। However, personal observation can also help in the process। एनालिसिस जो अलग अलग फैक्टर्स के करेंगे इसमें क्या होता है, एक तो स्टैटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक्स का भी यूज किया जाता है, पर याद रखो आप कई बार ऐसा नहीं कि हर चीज स्टैटिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड रखेगी, आप खुद का ऑब्जर्वेशन भी इसमें रखते हो। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ फोरकास्टिंग। द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फोरकास्टिंग इज क्लियर फ्रॉम द की रोल इट प्लेज इन मैनेजमेंट प्रोसेस, पर्टिकुलरली इन प्लानिंग प्रोसेस। खास करके फोरकास्टिंग किस में जरूरी है? प्लानिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी फोरकास्टिंग है। राइट, in fact every decision in the organization is based on some sort of forecasting। it helps management in following ways। अब देखो, पहले तो प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन is established to achieve specific objectives through appropriate activities। Forecasting future event is crucial for achieving objectives, that is influences the outcome of the activity। फोरकास्टिंग से फ्यूचर में आने वाली एक्टिविटी का आउटकम यानी रिजल्ट क्या होगा ये आज आप जान सकते हो। इवन बिफोर एस्टेब्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, याद रखो ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किए बिना ही तुमको पता चल जाता है कि फ्यूचर के फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स ओवर टाइम जो चेंज होंगे उसके कारण आपको ऑर्गेनाइजेशन में क्या बदलाव लाना है। सक्सेसफुल प्रमोटर्स,
प्रमोशन ऊपर लिखा है, इसका मतलब क्या, किसी बिजनेस को स्टार्ट करना। तो स्टार्ट करने से पहले अगर फोरकास्टिंग करोगे तो आप फ्यूचर की इवेंट को क्या कर पाओगे, समझ पाओगे और उसको एक्सप्लॉइट यानी यूज कर पाओगे। एक्सप्लॉइट का मतलब यूज करना। मेनी एंटरप्रेन्योर्स प्रोजेक्ट फ्यूचर इवेंट्स बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। तो वो हमेशा अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में प्रोजेक्ट यानी कर सकते हैं आगे क्या होगा ये। Forecasting is crucial for planning as it helps managers decide future actions in specific circumstances. It provides knowledge of planning premises. Premises यानी assumption. प्लानिंग के जो भी assumption है वो enabling managers to analyze strength and weakness. यानी मैनेजर की स्ट्रॉन्ग चीजें क्या है, उसकी वीकनेस कहाँ कहाँ पे, वो एनालाइज यानी मतलब पहले मैनेजर खुद के बारे में देखेगा कि उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। और प्रोएक्टिव एक्शन लेना यानी मतलब पहले से एक्शन ले लेना। कोई एक्टिविटी हो, खराब चीज हो, उससे पहले आप उसको रोकने के लिए एक्शन ले तो उसको प्रोएक्टिव बोला जाता है। कल मैंने समझाया था। बिफोर मार्केट डिस्ट्रप्शंस। डिस्ट्रप्शन यानी डिस्टर्बेंस। मार्केट में चेंज आए उसके पहले आपको पता चल जाए। फोरकास्टिंग ऑल्सो इन्फॉर्म्स अबाउट द फ्यूचर कंडीशन सच एज चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस फॉर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। कई बार ऐसा होता है कंज्यूमर अपनी प्रोडक्ट छोड़ के दूसरी प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। प्रमोटिंग मैनेजर्स, तो फिर वो हमेशा मैनेजर्स, प्रॉम्प्टिंग यानी टाइम पे डिसीजन लेना मैनेजर्स के द्वारा कि वो परफेक्ट प्रोडक्ट मिक्स क्या होगा, कौन सी प्रोडक्ट को मार्केट में ज्यादा प्रमोट करेंगे। In essence, forecasting guides efforts and prioritizes areas for improvement. In essence मतलब इन शॉर्ट लिखो या इन ब्रीफ लिखो। प्रायोरिटाइज करना इसका मतलब क्या, प्राथमिकता आपकी। फिर आता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। Forecasting indirectly coordinates and controls organizations by gathering information from external and internal resources, sources। एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल यानी बाहर से जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो। दिस इंटरएक्टिव प्रोसेस enhances planning unity and coordination। यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन क्या मतलब, यूनिटी यानी साथ में मिला के चलाना और कोऑर्डिनेशन यानी कोई भी एक्टिविटी को परफेक्टली ऑर्गेनाइज करना इसके अंदर आता है। It also provides relevant information for exercising control, helping managers identify weaknesses and take corrective action। यानी मैनेजर्स करेक्टिव एक्शन ले और अपनी वीकनेस को पहले से समझ पाए। ये सक्सेस इन ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फेस रिस्क एंड मस्ट अडेप्ट टू इंडस्ट्री फ्लक्चुएशन। अडेप्ट यानी एडजस्ट होना। अडेप्ट का मतलब एडजस्ट होना टू इंडस्ट्री फ्लक्चुएशंस। प्रॉफिट कम्स फ्रॉम टेकिंग रिस्क इन सर्टेन एनवायरनमेंट। फोरकास्टिंग हेल्प्स ओवरकम अनसर्टेनिटीज यानी कोई भी चीज अगर अनसर्टेनिटीज यानी अचौकस, अचौकसता अगर हो, providing clues and suggesting alternative actions. Knowing the future can save businesses and mitigate trade cycle impacts. ट्रेड साइकिल मिटिगेट का मतलब स्लो डाउन करना, किसी चीज को यानी कम करना, नुकसान को कम करना, उसको मिटिगेट बोला जाता है। ट्रेड साइकिल यानी तेजी यानी मंदी, उस माहौल के इम्पैक्ट यानी असर को कम करना। मैनेजर्स कैन एक्ट एज नेविगेटर्स टेकिंग द शिप्स एट द राइट पाथ टू अवॉइड डिस्टर्बेंसेस। यानी वो अपने, यानी या ये लास्ट में नहीं लिखोगे तो चलेगा, ये कैंसिल कर देना। ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको कैंसिल कराऊंगा जब आपका याद करने का टाइम आएगा उस टाइम पे। अब नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर प्लानिंग पर उसकी भी कुछ लिमिटेशन है। सबसे पहले तो बेस्ड ऑन एजम्पशन। फोरकास्टिंग आप क्या करते हो फ्यूचर के बारे में, तो एजम्पशन तो करने ही पड़ेंगे। फोरकास्टिंग एज्यूम दैट इवेंट्स फॉलो अ रेगुलर पैटर्न। हमको ऐसा लगता है कि जो पास्ट में हुआ वही फ्यूचर में भी होगा, जो प्रेजेंट में हुआ वही फ्यूचर में भी होगा, लेकिन हर बार ऐसा सेम नहीं होता। बट दिस मे नॉट होल्ड ट्रू। वेरियस फैक्टर्स कैन डिटरमाइन इवेंट अकरेंस। फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि इवेंट कैसे होगी एंड दैट बिहेवियर may not be consistent. A single factor change can be unpredictable and significant, affecting the overall business situation. These events are not subject to precise forecast because they don't solely depend
ऑन द एजम्पशन दैट फ्यूचर इवेंट्स फॉलो पास्ट वन। याद रखो हमेशा ये निकाल देना, दीज इवेंट्स आर नॉट फोरकास्ट वाला लिखा है ना, ये नहीं होगा तो भी चलेगा क्योंकि उसका मीनिंग सेम ही रहता है। नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ, ये नहीं। फोरकास्ट इंडिकेट फ्यूचर ट्रेंड्स, एब्सोल्यूट ट्रूथ का मतलब हर जगह ट्रूथ, यानी कोई भी सिचुएशन में सही साबित हो उसको एब्सोल्यूट ट्रूथ बोला जाता है। फोरकास्ट इंडिकेट फ्यूचर ट्रेंड्स बेस्ड ऑन फैक्टर्स that are affected by unpredictable human factors. Various forecasting techniques suggest a relationship between known fact and project future trends, but they cannot guarantee their accuracy. The longer the forecast period, the higher the error rate. जितना ज्यादा लंबा पीरियड फोरकास्टिंग का होगा ना, उतना एरर यानी गलतियों के चांसेस ज्यादा है। इसका मतलब हर सिचुएशन में ये बदलता है। टाइम एंड कॉस्ट फैक्टर, फोरकास्टिंग रिक्वायर इंफॉर्मेशन एंड डेटा, सम ऑफ विच मे बी डिसऑर्गेनाइज एंड क्वालिटेटिव। कुछ डेटा कैसी होती है, बराबर से ऑर्गेनाइज ना हो, और क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी कोई चीज की हो उसके ऊपर डिपेंड करती है। कलेक्टिंग एंड कन्वर्टिंग क्वालिटेटिव डेटा टू क्वांटिटेटिव वंस इज टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। यानी कोई भी डेटा को कलेक्ट करना टाइम कंज्यूमिंग भी है और ज्यादा खर्चा भी इसके अंदर लगता है। तो मैनेजर्स को याद रखना चाहिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे, यानी मतलब अगर कॉस्ट ज्यादा और बेनिफिट कम हो तो वो फोरकास्टिंग बेकार है, लेकिन जिसके बेनिफिट ज्यादा हो जिसकी कॉस्ट कम हो वो फोरकास्टिंग चलेगा। दिस इज वाई मोस्ट स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस अवॉइड फॉर्मल फोरकास्टिंग सिस्टम। तो लोग फॉर्मल फोरकास्टिंग के सिस्टम को नहीं चलाते, इसी का रीजन है। फॉर्मल यानी मतलब स्टेप बाय स्टेप होने वाली फोरकास्टिंग सिस्टम को लोग नहीं मानते। डिसीजन मेकिंग, टॉपिक नंबर 4, लास्ट टॉपिक है ये। देखो लुकिंग मैनेजमेंट का मतलब डिसीजन मेकिंग, विलियम मूर ने बोला था, पिछले साल एमसीक्यू था ये, पीछे है, मैंने एमसीक्यू दिया ही है। डिसीजन मेकिंग इज द कोर ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का सेंट्रल आइडिया डिसीजन मेकिंग में है, बिकॉज इट इज प्लानिंग वेयर मेजर डिसीजंस आर मेड विच सेट द ऑर्गेनाइजेशनल टोन। ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा वो, बराबर। तो इसका मतलब सारे डिसीजन किस तरह से ले जाते हो उसके बारे में अब मैं आपको आगे बताऊं। सेकंड पेज पे, नेक्स्ट पेज पे देखो, डिसीजन मेकिंग दो तरह के फंक्शंस है, एक तो मैनेजरियल भी है और दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल। अच्छे अच्छे, it is managerial function because it is fundamentally responsibility of every manager. मैनेजर डिसीजन मेकिंग करता है इसलिए उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस बिकॉज मेनी डिसीजंस ट्रांसेंड द इंडिविजुअल मैनेजर्स एंड बिकम द प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स, टीम्स एंड कमिटीज एक्सेट्रा। ट्रांसेंड मतलब बदलू, बदलाए, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसेंड की जगह ट्रांसफॉर्म। ट्रांसेंड यानी क्या होता है, ऊपर से बादल नीचे उतरते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि क्लाउड्स आर ट्रांसेंडिंग, बराबर। और यहाँ पे अपने ऐसा है कि पहले इंडिविजुअल मैनेजर डिसाइड करता है कोई डिसीजन को, लेकिन बाद में वो ट्रांसफर करता है किसके अंदर, वो अपने टीम के अंदर, अपने ग्रुप के अंदर और अपनी कमिटीज के अंदर इसको ट्रांसफर करता है। इन फैक्ट more important decisions are made by group of managers rather by managers individually. Therefore, managers should develop decision making skill and acquaint यानी अपने आप को ढाल लेना, अपने आप को सेट कर लेना, and set themselves, set लिख दो, familiar भी लिख सकते हैं, make familiar themselves with the dynamics of decision making because of the following reasons. Managers decision making में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, and managers are evaluated। अच्छा मैनेजर के खराब मैनेजर ये किसके ऊपर डिसाइड होता है, उसकी क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग के ऊपर से। अब एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड फीचर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो देखो लैटिन वर्ड डिसाइडर से आता है, इसका मतलब कटिंग अवे और कटिंग ऑफ, और इन अ प्रैक्टिकल सेंस इसका मतलब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव में से किसी और एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लेना, किसी एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लेना, राइट, बिटवीन दोज दैट आर डिजायरेबल एंड दोज दैट आर नॉट डिजायरेबल। कुछ चीजें काम की होती है, कुछ चीजें नहीं होती है, इसलिए द डिसीजन इज अ काइंड ऑफ चॉइस ऑफ अ डिजायरेबल ऑल्टरनेटिव। तो हम बहुत सब डिसीजन में से जो हमारे लिए काम का है, डिजायरेबल है, उसी को सिलेक्ट करते हैं। लोपेज हैज डिफाइंड अ डिसीजन एज फॉलोज।
A decision represents a judgment, a final resolution of a conflict of needs, means or goals, and a commitment to action made in face of uncertainty, complexity and even irrationality. पहले कंफ्लिक्ट लिखा है, कंफ्लिक्ट यानी दो चीजों के बीच में कंफ्यूजन, कंफ्लिक्ट यानी विवाद बोल सकते हैं। नीड्स, मीन्स यानी साधन, एंड गोल्स यानी टारगेट्स, और कमिटमेंट, हम जानते हैं कि अनसर्टेनिटी सामने आने वाली है, हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी मतलब बहुत सारी दुविधा है जिसको बोलते हैं, दो रास्ते तुम्हारे सामने आने वाले हैं, और कई बार आपको इरेशनैलिटी का भी, यानी समझदारी के बिना कोई चीज की जाए उसका सामना भी आपको करना पड़े। डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस, is a conscious human process involving both individual and social phenomenon। देखो क्या लिखा है, कॉन्सियस यानी सभानपने का है, राइट, वो इंडिविजुअल भी और सोशल भी है। बेस्ड अपॉन फैक्चुअल एंड वैल्यू प्रेमिसेस व्हिच कंक्लूड्स विद अ चॉइस of one behavioral activity from among one or more alternatives with the intention of moving towards some desired state of affairs। यानी आपका इंटेंशन क्या है, आप एक गोल टारगेट को पूरा करना चाहते हो, इसलिए डिसीजन करने से पहले आपको पहले तो एजम्पशन प्रीमाइसिस यानी एजम्पशन करना पड़ता है, और एजम्पशन के बेस के ऊपर आप एक चॉइस करोगे, वो चॉइस आप बहुत सारे ऑल्टरनेटिव में से एक करोगे। तो इसीलिए आप जो इंटेंशन रखते हो वो आगे बढ़ने का इंटेंशन, अपने टारगेट को पूरा करने का इंटेंशन रखते हो, उसके लिए जो कुछ भी किया जाता है वो कॉन्शियस यानी ध्यान से किया जाता है, इसलिए डिसीजन मेकिंग को कॉन्शियस प्रोसेस बोला गया है। Decision making thus is an act of protecting one's own mind upon an opinion, or projecting one's own mind upon an opinion or a course of action। प्रोजेक्टिंग मतलब केंद्रित करूं किसी एक जगह पे, मैं उसको सेंट्रलाइज करता हूं कि मेरा डिसीजन यही है तो मुझे यहीं तक जाना है। तो यहाँ पे पहले तो कोग्निशन आता है, एक्टिविटीज ऑफ माइंड एसोसिएटेड विद नॉलेज, दिमाग से जो किया जाए उसको कॉग्निशन बोलते हैं। कोनेशन, द एक्शन ऑफ माइंड इम्प्लाइड बाय सच वर्ड्स इज विलिंग, डिजायर एंड एवर्जन। एवर्जन यानी किसी चीज से दूर भागना, विलिंग यानी कोई चीज करना, और दूर भागना, दोनों चीजें गोल में हो सकती है तुम्हारी। और अफेक्टेशन, द एस्पेक्ट ऑफ माइंड एसोसिएटेड विद इमोशन, फीलिंग, मूड एंड टेम्परामेंट। टेम्परामेंट यानी दिमाग जिस तरह से फील करता है वो। अब फीचर्स देखें इसके, बेस्ड ऑन द अबव कंसेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, पहले तो तीन अलग अलग देर आर चार फीचर्स है, उसमें पहला देखो, देर आर वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, उसमें से अपने बेस्ट डिजायरेबल ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं, बराबर, और उसके बेस के ऊपर अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को पूरा करेंगे। Existence of alternative suggests that the decision maker has freedom to choose an alternative of his liking through which his purpose is served। यानी यहाँ पे आपके पास सिलेक्शन है, ऑल्टरनेटिव है, इसका मतलब आपके पास ऑप्शन है कि आप इसमें से कौन सा सिलेक्ट करेंगे। डिसीजन मेकिंग मे नॉट बी कंप्लीटली रैशनल बट मे बी जजमेंटल और इमोशनल। जजमेंटल यानी जजमेंट करने वाला, किसी चीज को समझने वाला कि ये चीज ऐसी ही हो सकती है, और इमोशनल भी हो सकता है, क्योंकि कई बार पर्सनल प्रेफरेंस भी होता है, मैनेजर क्या सोचता है, उसकी उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो सब भी ध्यान में रखा जाता है। Decision making, like any other management process, is goal directed. It implies that the decision maker attempts to achieve some results through decision making। यानी वो कुछ तो करना चाहता है, डिसीजन क्यों लेना है, किसी बात का भी डिसीजन क्यों लेना है, क्योंकि हमको कोई गोल को पूरा करना है, कोई टारगेट को पूरा करना है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए, प्रोग्राम, नॉन प्रोग्राम, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, और बाउंडेड रेशनैलिटी सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट। ये आपको फुल क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ये आपको शॉर्ट में पूछेंगे लास्ट में। पहले ये डिसीजन देखते हैं, डिसीजन इन डिटेल। प्रोग्राम, has Herbert Simon's group organizational decision into two categories। कौन से फैक्टर कंसिडरेशन में रखने हैं उसके बेस के ऊपर अंडरलाइन करो। फैक्टर्स विच आर टेकन इन कंसिडरेशन ऑन द डिसीजन, फैक्टर्स विच आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। इसमें प्रोग्राम डिसीजन, रूटीन और रिपीटेटिव, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। रूटीन और रिपीटेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी और रूल्स के अंदर आपको करने हैं। These policies and rules are established well in advance to solve the recurring problem in the organization। जो बार बार होने वाले प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए ये पहले से आपको पॉलिसी और रूल्स आप बना चुके हो।
Program decisions are comparatively easy to make as they relate to the problems which are solved by considering internal organizational factors. ये सब याद रखो, प्रोग्राम डिसीजन आप सब अंदर की बातें जो है वो डिसाइड करने के लिए आप करते हो। ये लोअर लेवल मैनेजमेंट करते हैं और इसके डिसीजंस स्टेटिक यानी स्थिर और वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं, यानी मतलब पहले से आपको पता हो वैसे। फिर नॉन प्रोग्राम डिसीजन, नॉन प्रोग्राम यानी एक यूनिक प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आया है, पहली बार है जो तुम फेस कर रहे हो, उसको सॉल्व करने के लिए जो भी करे, जिसको आप एडवांस में डिसाइड नहीं कर सकते, उसके लिए जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उसको नॉन प्रोग्राम बोला जाता है। फॉर सच डिसीजंस द सिचुएशन इज नॉट वेल स्ट्रक्चर्ड, और जो आउटकम है उसको भी आप अरेंज नहीं कर सकते एडवांस में। अ कॉमन फीचर ऑफ नॉन प्रोग्राम डिसीजन इज दैट दे आर नोवेल, नोवेल यानी नया होना, न्यू, and no recurring, non-recurring, बार-बार नहीं होते, and therefore ready-made solutions are not available. Since these decisions are of high importance because of their long-term consequences, these are made by managers at higher levels in the organization. ये कौन करता है? मैनेजर्स को डिसाइड करता है, वो भी हाई लेवल के। याद रखो, नॉन प्रोग्राम डिसीजंस कैसे होते हैं, लॉन्ग टर्म के कॉन्सिक्वेंसेस इसके अंदर होते हैं। जैसे कि मुझे अगर प्रोडक्ट को समझो कि एक्सपांड करना है दूसरे मार्केट के अंदर, तो ये मैं डिसाइड करूं, यानी टॉप लेवल के ऊपर तो समझ में आता है, वर्कर डिसाइड नहीं कर सकता ये। और स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल डिसीजन, स्ट्रेटेजिक यानी लॉन्ग टर्म के भाई, strategic decision is a major choice of action concerning allocation of resources and contribution to the achievement of organizational objectives. In a strategic decision, following characteristics are present. The decision is a major one which affects the whole or major part of the organization. जो ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा सा हिस्सा अफेक्ट करे, यानी जो एक डिसीजन लेने से बहुत बड़े हिस्से को इससे फर्क पड़ने वाला ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के अचीवमेंट में काम करते हैं। एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन में इन्वॉल्व मेजर डिपार्चर, याद रखो, स्ट्रेटेजिक डिसीजन से आप पुराने डिसीजन को डिपार्चर यानी छोड़ देते हो और उसकी जगह नए डिसीजंस को लेते हो, यानी आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर को, प्रैक्टिस को पूरा छोड़ देते हो और कोई नया चीज इंप्लीमेंट करते हो। द स्ट्रेटेजिक डिसीजन इज नॉर्मली थ्री एलिमेंट्स, तीन अलग अलग चीजें इसके सामने। अ कोर्स ऑफ एक्शन और प्लान, पहले तो क्या करना है, राइट, कौन सा काम करना है, वर्क टू बी डन जिसको बोलते हैं। अब कोर्स ऑफ एक्शन और प्लान को अंडरलाइन करो, इतना ही। फिर दूसरे में डिजायर, रिजल्ट और ऑब्जेक्टिव को अंडरलाइन करो, और लास्ट में कमिटमेंट। तीन चीजें, तीन एलिमेंट ये हुए तुम्हारे। एक तो कोर्स ऑफ एक्शन यानी क्या काम करोगे तो वो एक्शन तुम कंप्लीट कर पाओगे। फिर रिजल्ट, क्या अचीव करना चाहते हो, जो भी डिसीजन तुमने लेना है उससे क्या अचीव करना चाहते हो। और कमिटमेंट विच डायरेक्ट सम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरटेक द कोर्स ऑफ एक्शन, मेक्स द पर्सनल इन्वॉल्व रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव एंड अलोकेट्स रिसोर्सेज टू देम। कमिटमेंट एलिमेंट, ये कमिटमेंट एलिमेंट इसके अंदर बोला जाता है। इसका मतलब आप नॉर्मली क्या करते हो इसके अंदर, आप ये देखते हो कि इसको कोर्स ऑफ एक्शन को कंप्लीट करने के बाद आप कहां तक पहुंचोगे। द स्ट्रेटेजिक डिसीजन इज नॉर्मली या नॉन प्रोग्राम डिसीजन, देखो दोनों के साथ में। याद रखो, कल भी मैंने बताया था कि कोई भी एक डिसीजन, कल मैंने डिसीजन मेकिंग नहीं लेकिन प्लानिंग में ऐसा बताया था कि कोई भी एक तरह का प्लान दूसरे तरह का प्लान के अंदर भी आ सकता है। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है, स्ट्रेटेजिक को अपनी नॉन प्रोग्राम डिसीजन भी बोल सकते हैं। which is made under the condition of partial ignorance, कुछ चीजें नहीं जानते। The alternative involves in the outcomes, these alternatives cannot be known in advance। ignorance का मतलब क्या होता है, आपको पहले से पता नहीं है कि क्या होगा ये डिसीजन लेने के बाद। This is so because strategic decisions is to be undertaken in the context of environmental factors which are quite dynamic and uncertain। ये जो फैक्टर्स हैं वो कैसे डायनामिक, मतलब बदलते रहते हैं, और अनसर्टेन, कभी भी चेंज हो जाए। टेक्टिकल डिसीजन ये आसान है, ये आउट ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन में से छोटे छोटे जो डिसीजन लिए जाते हैं वो डे टू डे वर्किंग, अंडरलाइन करो, डे टू डे वर्किंग के डिसीजन से ऑर्गेनाइजेशन के, वो सारे of the organization is made in the context of the well set policies and procedures।
वेल से नहीं, वेल सेट टी आएगा पीछे, वेल सेट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। पहले से तुमने प्रोसीजर और पॉलिसी, देखो ऊपर वाले में क्या था कि वो आपको पता नहीं, इग्नोरेंस में आप काम करते हो। यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी पॉलिसी और प्रोग्राम्स है और उसके बेस के ऊपर आप काम करे जा रहे हो। टेक्निकल डिसीजंस, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देखो, डे टू डे ऑपरेशन, ये जो वर्ड बोल रहा हूँ मैं वही आपको याद रखने। डे टू डे ऑपरेशंस और वेरी फ्रीक्वेंटली लिए जाते हैं, मैंने डार्क ऑलरेडी किया हुआ है, और मोस्टली रिपीटेटिव होता है ये बार बार होने वाला है। और टेक्निकल डिसीजन पहले से प्रोग्राम्ड होते हैं और ये आप पॉलिसी रूल्स और प्रोसीजर के जरिए से डिसाइड करते हो। देयरफॉर द डिसीजन कैन बी मेड विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज वेरिएबल्स। सच प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन यानी पहले से दिया हुआ कोई चीज है उसको प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर दवाई को प्रिस्क्राइब करता है, इसका मतलब पहले से लिख के देता है बाद में आपको खानी है। सच प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड व्हाट टू डू इन अ पर्टिकुलर केस, कोई जगह पे आपको क्या करना है, यानी आपको पॉलिसी, आपके पास रूल्स है, आपके पास प्रोसीजर है पहले से, अब आपको किसी कंडीशन में क्या करना है उसको आपको यहाँ पे बताया जाएगा। The outcome of technical decision is of short term nature and affects a narrow part of the organization। यानी ऊपर क्या लिखा है, लॉन्ग पार्ट। अगर आपको डिफरेंस बिटवीन पूछा जाए तो कितना आसान बन जाए। पहला क्या लिखा है, नॉन प्रोग्राम, ये प्रोग्राम्ड है, बराबर। पहला डे टू डे एक्टिविटी में नहीं है, वो लॉन्ग टर्म के लिए, ये डे टू डे एक्टिविटी के अंदर है। पहला रिपीटेटिव नहीं होता, ये रिपीटेटिव इन नेचर है। वो फ्रीक्वेंटली नहीं होता, ये फ्रीक्वेंटली इन नेचर है। वो पॉलिसी रूल्स एंड प्रोसीजर पे डिपेंड नहीं करता, इग्नोरेंस पे डिपेंड करता है, ये पूरा उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। वो लॉन्ग टर्म के होते हैं, ये शॉर्ट टर्म के, वो मेजर पार्ट पे अफेक्ट करते हैं, ये नैरो पार्ट पे अफेक्ट करते हैं। एंड द ऑथोरिटी फॉर मेकिंग टेक्निकल डिसीजंस कैन बी डेडिकेटेड टू लोअर लेवल मैनेजर्स। यानी ये, उसमें ये भी देखा है डिफरेंस में कि वो टॉप लेवल मैनेजर्स करते हैं, ये कौन करेगा, बॉटम लेवल मैनेजर या तो लोअर लेवल मैनेजर्स भी ये कर सकते हैं। दिस इज डन बिकॉज ऑफ टू रीजंस। फर्स्ट, द इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट टेक्निकल डिसीजन। पहला रीजन क्या है, वो नैरो है और शॉर्ट टर्म के लिए, यानी मतलब बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा अगर कुछ गलत भी हुआ तो। Therefore, the lower level managers have adequate perspective to make such decisions. Second, by delegating authority for such decisions to lower level managers, higher level managers are free to devote more time on strategic decisions which are more important. ये हायर लेवल मैनेजर्स क्या करेंगे, ज्यादा टाइम डिवाइड कर डिवोट कर पाएंगे, यानी मतलब बांट पाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे उन डिसीजन के लिए जो डिसीजन लॉन्ग टर्म के लिए चलेंगे। Now the last question of the unit, bounded rationality। साइमन ने ये सिचुएशन को बोला है, एमसीक्यू में आ सकता है ना। ये जो बोल रहा हूं ना, अगर अभी नहीं लिखोगे तो एमसीक्यू के पेम्पलेट में ये सारी चीजें मिलने वाली नहीं है आपको, बराबर नहीं। ये डिफरेंस बिटवीन भी समझा रहा हूँ तुमको, पर ये सब आपको मिलेगा नहीं। Decisions are rarely made in a way that is fully consistent with the demand of rationality. Therefore, decisions are not always fully rational। याद रखो, रैशनैलिटी है ना हमेशा 100% नहीं होती। डिसीजन मैंने पहले से बना लिया, बाद में एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो जरूरत थोड़ी है कि मैंने समझदारी से ही काम लिया। रैशनैलिटी यानी समझदारी, हमेशा समझदारी से काम लिया वैसा जरूरी थोड़ी है। पर यहाँ पे ये बाउंडेड रैशनैलिटी का कंसेप्ट है जैसा है जो आपको यही समझाता है। There are two types of factors which put limit on rationality। Decision making में आप limited हो जाते हो किसी बात के लिए। The first is related with decision making mechanism, और दूसरा जो है वो ह्यूमन फैक्टर के साथ है। तो हम दोनों को अलग अलग समझेंगे। देखो, ये क्वेश्चन जो कॉलेज में से दिया था वो आधा अधूरा प्रिंट करके कट करके दिया लास्ट ईयर, अभी तो बराबर है इस साल तो। और उसको मैंने फिर देखा, फिर इसके अंदर से मैंने कई सारी चीजों को वॉमिट भी करा है, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन, कॉलेज के पेपर में 3 पेज का एक क्वेश्चन, वो भी जीने जीने राइटिंग से। इसको मैंने बहुत सारा कम किया है, क्योंकि ये शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए, कोई भी पॉइंट मिस आउट नहीं किया इसमें से। जितने भी टॉपिक इसके अंदर कवर होने चाहिए, सब टॉपिक जितने भी होने चाहिए वो सब भी इसके अंदर है, राइट। अब देखो इसमें डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म और रेशनल डिसीजन इज सम इंपॉर्टेंट एजम्पशन। एजम्पशन पहला, कि ऑल द ऑल्टरनेटिव्स ऑफ चॉइसेस आर नॉन। मतलब तुम्हारे पास ये तो पता है ना, तुम्हारे विकल्प कौन कौन से रास्ते, वो पहले से तुमको पता होने चाहिए। पहला, कॉन्सिक्वेंस भी आपको पता है, मतलब उसका रिजल्ट क्या आएगा वो भी आपको पता है, कॉन्सिक्वेंस है। तीसरा, डिसीजन मेकर को परफेक्ट एज अ कंप्लीट यूटिलिटी ऑर्डरिंग फॉर ऑल पॉसिबल सेट्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब मुझे पता है कि इसमें से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम है, कौन उससे कम है, तो मुझे पता है उसकी यूजफुलनेस, यूटिलिटी यानी यूजफुलनेस कितनी है मुझे पता है।
These assumptions are seldom fulfilled in practice. लेकिन ये तीनों चीजें कभी भी प्रैक्टिस में पूरी नहीं हो सकती। या तो कोई एक चीज के बारे में तुमको पूरा नॉलेज नहीं होगा, या तो मल्टीपल चॉइसेस के बारे में आपको पूरा नॉलेज नहीं होगा। तो तीनों तीन चीजों का कंप्लीट होना प्रैक्टिकलिटी में बहुत कम पॉसिबल है। Decision makers face uncertainty due to limited information and assumptions about alternatives, making it difficult to anticipate consequences and achieve objectives, especially in non-repetitive decision. अगर कोई डिसीजन नॉन रिपीटेटिव होता है, रिपीटेटिव हो तो आपको पहले से पता है सब चीजें, पर अगर नॉन रिपीटेटिव हो तो आपको पहले से इग्नोरेंस में काम करना है, आगे बताया मैंने। अगर आपको इग्नोरेंस में काम करना है तो इसमें आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड होती है, और आपको एजम्पशन के बेस के ऊपर काम करना है, और वो एजम्पशन आप भी जानते हो कि सारे के सारे राइट नहीं हो सकते। फिर ह्यूमन फैक्टर इन डिसीजन मेकिंग। द मेजर ह्यूमन फैक्टर्स which affect rationality in decision making are the following. Personal value system. A value system is a framework of personal philosophy influencing behavior and judgments of good and bad. अच्छे बुरे का फर्क दिखाना, judgment. Therefore, it can not only affect choice of an alternative in terms of what should be the best for the organization, but also in terms of perception of various situation under which an alternative is being chosen. समझो, अच्छे बुरे हर किसी के लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए कोई चीज अच्छी है तो किसी के लिए वही चीज बुरी भी है। राइट, तो ये जजमेंट पर्सनल होता है, ह्यूमन फैक्टर के ऊपर होता है, इंसान के ऊपर होता है जो डिसीजन लेता है। तो यहाँ रैशनैलिटी तुम्हारी लिमिट में आ जाती है, क्योंकि वो इंसान जो सोचेगा वही उसके लिए रैशनल है, और दूसरा इंसान जो दूसरा सोचेगा वो उसके लिए रैशनल हो जाता है। फिर परसेप्शन, मंतव्य क्या है, परसेप्शन, मेंटालिटी। प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस आर क्वाइट एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। एब्स्ट्रैक्ट यानी दिखते नहीं है। Thus, there is a likelihood that individuals' perception regarding the problems and their solution is different, and consequently, the way of tackling the problems may be different. तो सब लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इसका डिसीजन सही या तो गलत, मैं जज कैसे करूंगा, दिखता तो है नहीं उसके डिसीजन का रिजल्ट मुझे। दिस इज सो बिकॉज पीपल एक्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट दे सी। जो दिखता है ना वही एक्टिंग में भी आता है, वही आप देखते भी हो उसके सामने बिहेव भी करते हो। फॉर एग्जाम्पल, an organizational problem is generally interpreted as marketing problem by marketing people, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम फाइनेंस पीपल को लगेगा, सबको अलग अलग दिखेगा वो। द परसेप्शन ऑफ पीपल इज अफेक्टेड बाय सेवरल फैक्टर्स, मोस्ट ऑफ व्हिच आर रिलेटेड विद पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी याद रखो कि आप जैसे हो ना वैसा आप डिसीजन को बनाओगे, आप जैसे हो वैसा आप डिसीजन मेकिंग को समझोगे। तो इसका मतलब आपकी रैशनैलिटी यहाँ पे लिमिट में आ जाती है, क्योंकि जो आपने सोचा शायद आपका सुपीरियर ये ना सोचता हो, या आपका कलीग ये ना सोचता हो, या आपका सबऑर्डिनेट ये ना सोचता हो। Now, political and power behavior. Political and power behavior in organizations influence decision making as major choices involve कंसल्टेशन। देखो पॉलिटिकल का मतलब क्या, मैं अपने बेनिफिट के लिए तुम्हारे डिसीजन को बदलता हूँ, वो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स सिंपल मतलब दूसरे इंसान के डिसीजन को चेंज करना अपने बेनिफिट के लिए, खुद के बेनिफिट के लिए। तो यहाँ पे चॉइसेस के अंदर मुझे किसी के साथ कंसल्टेशन करना पड़ेगा, किसी से पूछने जाना पड़ेगा, और इंटरेक्शन यानी बातचीत करनी पड़ेगी अमंग वेरियस इंडिविजुअल्स। तो मिन्सबर्ग ने तीन अलग अलग तरीके बताए, जजमेंट, बार्गेनिंग एंड एनालिसिस। मिन्सबर्ग नाम याद है। इन जजमेंट द चॉइस इज मेड इन, सिंग नहीं है, इन, एक मिनट, इंडिविजुअल्स माइंड एंड दस डू नॉट कंट्रीब्यूट। इन अ सिंगल है, सिंगल इंडिविजुअल्स माइंड, सिर्फ एक इंसान के दिमाग में ये है, सिंगल इंडिविजुअल्स माइंड एंड others do not contribute। इन जजमेंट के अंदर क्या होता है कि मैं सिर्फ एक इंसान, मेरा दिमाग खाली देखता हूँ, बराबर, दूसरे कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते। बार्गेनिंग के अंदर ग्रुप डिसीजन मेकर साथ में मिलकर काम करते हैं, कई बार इनके ऑब्जेक्टिव्स कंफ्लिक्टिंग, यानी ऑब्जेक्टिव्स के अंदर इन्हें ऐसा क्लैश होता है कि भाई इसका ऑब्जेक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेरा नहीं है, ऐसा नहीं। फिर इन एनालिसिस, factual data are brought to bear systematically on the evaluation process, generally by expert staff as opposed to managers। यानी यहाँ पे एनालिसिस में क्या करते हैं, फैक्चुअल जो फैक्ट है ना उसी को सामने लेके आते हैं, क्योंकि एनालिसिस हमेशा सही बातों का किया जाता है और सही इंफॉर्मेशन का किया जाता है। डिसीजन मेकिंग इन ऑर्गेनाइजेशंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बार्गेनिंग प्रोसेस, इंटरेस्ट ग्रुप एंड लोअर लेवल मैनेजर्स, पोटेंशियली लिमिटिंग द कंसिडरेशन ऑफ ऑल अल्टरनेटिव्स। क्योंकि कई बार डिसीजन लेने के टाइम पे ना मैनेजर्स लोअर लेवल को पूछते हैं, तो उनको लगता है कि मेरे काम का बर्डन अगर बढ़ जाएगा तो वो डिसीजन लेने नहीं देते, या तो उस डिसीजन को मॉडिफाई करने का बोलेंगे। अब टाइम कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी लिमिट, टाइम कांस्टेंट इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग।
with despite the need for more information, decisions are often made with partial data. कारण टाइम नहीं है, तो जितना डेटा मिला उतने डेटा के बेस के ऊपर अपने कोई भी डिसीजन बना देते हैं. Whether intentionally or due to time constraint in daily decision making, efficiency criteria justify prompt decision, especially for significant and minor organizational operations. Pressures to make decisions often lead to behavior that contradicts rational economic main assumption. यानी इकोनॉमिक मेन क्या, कोई भी इंसान जब भी सोचेगा तो क्या सोचेगा, कॉस्ट और बेनिफिट का एनालिसिस करेगा कि मुझे कोई भी काम करने में खर्चा कितना होता है और उससे मिलने वाला बेनिफिट कितना होता है. इकोनॉमिक मैन क्या सोचेगा कि अगर बेनिफिट ज्यादा मिलता हो उन्हें तो मैं कॉस्ट को बेयर करने के लिए रेडी, नहीं तो नहीं. राइट. तो यहाँ पे यूनिट तुम्हारा कंप्लीट होता है.